हर हाल में चलना सीखो। तो आज इसी मोटिवेशनल कोट से जो है हम आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए हम जो है अपने सीधे मुद्दे पे रुक करेंगे। दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच जीन पियाजे का जो चौथा वाला स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। और अब तक जो है वो तीन स्टेज मैंने एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिए हुए, उदाहरणों के साथ उसके पॉइंट्स के साथ मैंने एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिए हुए। अब चौथा स्टेज है, चौथे स्टेज पर हम चलेंगे। आप लोग जो है इसको यूट्यूब को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, ताकि लोग जो है इस पे लोग जुड़ने लगे, ताकि उनको भी बेनिफिट इसका मिलता जाए, इसका बेनिफिट उन लोगों को मिलता जाए। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, तो शुरू करते हैं अपने मुद्दे की बात। यूट्यूब से लिंक लेकर के जरा ग्रुप में शेयर कर दीजिए आप लोग, तो अपने अपने जो लोग हैं। बहुत बढ़िया गुज्जर, और भी जगहों पे आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि लोग इसको देखना शुरू कर दें। बहुत बढ़िया, राजस्थान में गुज्जर यहाँ भी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, और भी जगहों पे शेयर कर सकते हैं आप, जहां से कि लोग आकर के देख सके। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे हम अगला अपना टॉपिक की बात करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से पहले हमने 3 स्टेज बिल्कुल फिनिश कर दिए हुए हैं। तीनों स्टेज को हम जो है लास्ट में आज पढ़ेंगे। ये खत्म करने के बाद तीनों स्टेज को लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे उसका कंपेरिजन है। आज हम ये खत्म कर देंगे, आज इसके आगे नहीं जाएगा। कल से जो है, कल एक लेक्चर और जीन पियाजे का रहेगा। जीन पियाजे के एक लेक्चर के बाद जो है फिर ये खत्म हो जाएगा, तो फिर हम वाइगोस्की पे आएंगे। चले, तो बात करते हैं आज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, एफओएस की। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, ये क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहते हैं एफओएस। यह क्या है? यह 11 से लेकर के 15 वर्ष तक, 11 से लेकर के 15 वर्ष तक, ये तो उन्होंने सुझाया हुआ, बट 11 कहीं मतलब ये भी कहा जाता है कि 11 से लेकर के आगे तक, 11 से लेकर के आगे तक जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चलती है। जिन पियाजे ने तो 11 से 15 वर्ष बताया हुआ। अगर कहीं आपको ये भी आए कि 11 से लेकर के आगे तक की जिन पियाजे ने किसको बताया, तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से आगे तक भी कहा जाता है और 11 से 15 वर्ष तक भी कहा जाता है। और ये खास किशोरावस्था को ध्यान में रख करके बात कही गई है, यहाँ पे बात करी गई। चलिए, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है, इसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको कहते हैं हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आप लोग जान चुके हैं। इस पे चर्चा भी नहीं करनी, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अभी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है, जैसे अब ये भी हम देख लेते हैं। हमने कल चर्चा करा हुआ था, कल हम शाम के लेक्चर में चर्चा कर रहे थे औपचारिक के बारे में। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक मतलब क्या? जहां पे औपचारिक, पहले हम टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे, फिर हम सीधे मुद्दे पे आएंगे कि इसका मतलब क्या है। पहले जब हम एक एक टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे, तो हमको ये बात पूरा समझ में आ जाएगा कि इस मुद्दे में कहा क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, और किस तरह की बातें इसमें हो सकती है। तो चलिए, अब यहाँ पे अभी तक हमने क्या सीखा हुआ था, थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा, थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। क्या हमने बात करी थी? एसएमएस की बात करी थी, फिर पीओएस की बात करी थी, फिर सीओएस की बात करी थी। एसएमएस की, पीओएस की, सीओएस की बात करी थी। एसएमएस में क्या बच्चा कर रहा था? तो सेंस सीख रहा था। और यहाँ पे क्या कर रहा था बच्चा? तो यहाँ पे ऑपरेशन करना सीख रहा था। ऑपरेशन करना से पहले की अवस्था थी, यानी यहाँ पे जो है लॉजिक लगाने से पहले की अवस्था थी। यहाँ पे लॉजिक की तरफ बच्चा बढ़ रहा था, लॉजिक की तरफ बच्चा बढ़ रहा था। और यहाँ पे बच्चा जो है लॉजिक लगाने लगा। यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशन में बच्चा लॉजिक लगाने लगा, बट किसको किसको ध्यान में रखते हुए? लॉजिक बच्चा लगाने लगा, बट किसको ध्यान में रखते हुए? जो कंक्रीट वस्तुएं है, बच्चा कंक्रीट वस्तुओं को ध्यान में रख करके लॉजिक लगाने लगा। तो ऐसे ये, अब यहाँ तो बच्चा अपने इंद्रियों के जरिए सब कुछ सीख रहा था। यहाँ बच्चा जो है वो इंद्रियों से स्कीमा बना करके, कुछ गलतियां करके, कुछ ऐसे वैसे जो है वो लॉजिक लगाने की तरफ अग्रसर हो रहा था। यहाँ अग्रसर हो गया, लॉजिक लगाने लगा, बट वो कैसे लॉजिक लगाने लगा? बट वो जो कंक्रीट वस्तुओं को रखते हुए, वही बच्चा जब ऐसे आगे बढ़ा, यानी जब आगे बढ़ा बच्चा, वो 11 से लेकर के 15 वर्ष का बच्चा हो गया। यहाँ पे जो है सारी बातों को औपचारिक रूप में करने लगा।
यहाँ पे सारी बातें अनौपचारिक रूप में कर रहा था, मतलब वो उसको पता नहीं था कैसे करना है, किस रूप में करना है, उसको सिस्टम में नहीं लेके आ रहा था। अब यहाँ क्या है, वो सारी बातें औपचारिक में करने लगेगा। सब कुछ जो भी करेगा, जो भी तर्क लगाएगा, जो भी लॉजिक लगाएगा, जो भी सोचेगा, वह सब जो है वह कैसे करेगा, वह औपचारिक तरीके से करेगा, सिस्टमेटिक करेगा। तो औपचारिक का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले औपचारिक का मतलब समझेंगे, ऑपरेशन का मतलब समझेंगे, इसलिए तो आप समझ ही रहे हैं। और मैंने ऑपरेशन के बारे में बताया, पर फिर भी थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ। चलिए पहले एक एक की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक की बात करते हैं, औपचारिक मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम औपचारिक की बात समझ लेते हैं कि औपचारिक होता क्या है। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक की बात मैंने कहा हुआ था कि जहां पे कोई भी बात है, जब सिस्टमेटिक होता है, जब सिस्टमेटिक इन नेचर होता है, मतलब फॉर्मल इन नेचर होता है, जब कोई भी बात फॉर्मल इन नेचर होता है या सिस्टमेटिक इन नेचर होता है, क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध का मतलब क्या है कि क्रमबद्ध का मतलब जैसे आपको आपको तैयार होना है, आपको कहीं तैयार होना है, तो क्या करोगे? तैयार होने से पहले आप तैयार होने के लिए सब कुछ करोगे, यानी उससे पहले आप नहाओगे, धोगे, नहाओगे, धोने के बाद फिर जो है अपना अगर कपड़ा आपका नहीं है तो कपड़ा इस्त्री करोगे, कपड़ा इस्त्री करने के बाद जो है आप अपने मतलब जो भी आपको जिस हिसाब से आप रहते हो, तो उस हिसाब से अपना स्नो पाउडर जो भी है आपको ड्यूटी लगानी है, वो सब ड्यूटी आप अपना लगाओगे। लगाने के बाद फिर जो है आप तैयार होगे और जहां जाना है उस हिसाब से आप तैयार होकर के जाओगे। जहां जाना उस हिसाब से तैयार होगे। अगर आपको शादी विवाह में जाना तो वहां के हिसाब जाओगे, विद्यालय जाना तो वहां जाना जाओगे, कॉलेज जाना तो वहां के हिसाब जाओगे। जहां जाना उसके हिसाब से आप तैयार होगे। तो भी तैयार होगे तो कैसे? सिस्टमेटिक रूप में। तो ऐसे सिस्टमेटिक रूप में जब भी हम कोई कार्य करेंगे, यहाँ पे जब सोच आएगी, वो सोच कैसी आएगी? सिस्टमेटिक रूप में। तो ये सिस्टमेटिक कहता है नियमबद्ध, नियमबद्ध रूप से, नियमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से सारी जानकारी लेकर के, सारी जानकारी लेकर के, सभी जानकारियों को लेकर के, यानी बच्चा कैसे काम करेगा, बच्चा सोचेगा कैसे, या बच्चा कार्य कैसे करेगा, तो बच्चा सोचने का तरीका, तर्क करने का तरीका, और जो है उसके उन चीजों को इकट्ठा उसको लगाने का तरीका, यह सब तरीका उसका कैसा होगा? नियमबद्ध होगा। बच्चा कैसे करेगा? क्रमबद्ध होगा। बच्चा कैसे होगा? जानकारी लेकर के करेगा। जानकारी लेकर के करेगा। आपको यही पता है, यही पता है आपको, ये सारी बातें कहां देखने को मिलती हैं? ये जो नियमबद्ध क्रमबद्ध जानकारी लेकर के ये बातें कहां कही जाती हैं? ये बातें कहां कही जाती हैं? ये आपको पता होगा। ये सारी बातें कहीं कहा जाती हैं? ये सारी बातें कहाँ कही जाती हैं? अगर ये सारी बातें होती है कहीं भी नियमबद्ध क्रमबद्ध जानकारी लेकर होता है, यहीं पे एक चीज आती है। ये चीज कहाँ कही जाती है? ये कही जाती है कहाँ पे? साइंस में। साइंस क्या कहता है? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि क्रमबद्ध नियमबद्ध जानकारी लेना या जानकारी प्राप्त करना, उसे कहते हैं विज्ञान। विज्ञान वह ज्ञान की शाखा है जहाँ पे नियमबद्ध क्रमबद्ध प्रयोगों के द्वारा हम अध्ययन करते हैं। नियमबद्ध क्रमबद्ध प्रयोगों के द्वारा जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं विज्ञान। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जहाँ पे हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। कैसे? नियमबद्ध क्रमबद्ध तर्क लगा करके प्रयोगों के जरिए सीखते हैं। तो वह है यहाँ पे नियमबद्ध क्रमबद्ध जानकारी लेकर के प्रयोग करके जो बच्चा सीख रहा है, तो ये क्या हुआ? यह साइंस हुआ। यानी यहाँ पे कैसे कर रहा है? यहाँ पे साइंस, साइंस अप्लाई कर रहा है। अब साइंस अप्लाई कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है? तो बच्चा। यानी क्या? या अब ये मेथड लगाएगा तो कैसा लगाएगा? साइंटिफिक व्यू में। कैसे लगाएगा? तो साइंटिफिक व्यू में। बच्चा जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, वह कैसे करेगा? वह साइंटिफिक व्यू में करेगा। यानी वह सब कैसा करेगा? वैज्ञानिक रूप में। वैज्ञानिक रूप में, वैज्ञानिक रूप में करेगा। कैमरा बंद कर लीजिए। एडमिन नहीं, निधि अपना कैमरा बंद करिए आप। चलिए, तो यहाँ पे जो है नियमबद्ध क्रमबद्ध जानकारी लेकर के जो बात करी जाती है उसे कहते हैं क्या? साइंटिफिक। तो अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा? जो औपचारिक तरीके से सीखेगा, जो बच्चा औपचारिक तरीके से सीखेगा, इस औपचारिक तरीके में सीखना क्या होगा? वो नियमबद्ध क्रमबद्ध तरीके से होगा। नियमबद्ध क्रमबद्ध तरीके से जब सीखने लगेगा तो क्या हो जाएगा? वो औपचारिक इन नेचर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं संक्रिया की, यानी ऑपरेशन की। यानी तो हमने औपचारिक समझ लिया। औपचारिक क्या है? बच्चा सब कुछ जानबूझ करके, सब कुछ समझ करके, सब कुछ क्रमबद्ध होकर के यहाँ पे सीखेगा। यहाँ पे सीखेगा, यहाँ पे करेगा। यानी सब कुछ कैसे करेगा? साइंटिफिक नेचर में, साइंटिफिक तरीके में। तो वैसे ही हमने यहाँ पे सीखा हुआ था। यहाँ पे हमने सीखा हुआ था कहाँ पे? एसएमएस में। एसएमएस में कहा गया था बच्चे को कि बच्चा क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है। बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, वहां पे प्रयोग करता है।
प्रयोग करता है, बट वो अनजाने में प्रयोग करता है, सारी बातें वो अनजाने में करता है, उसको कुछ पता नहीं होता, अनजाने में करता है प्रयोग, तो वो अनजाने में करके करता है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बच्चा जान करके करता है, वही काम करता है जान बूझ करके, तो यहाँ पे साइंटिफिक रूप में भी जाने लगता है। यहाँ कहाँ जाने लगता है, वो साइंटिफिक रूप में जाने लगता है बच्चा। तो बच्चा जब साइंटिफिक वे में जाने लगता है, वो साइंटिस्ट के तरफ बढ़ने लगता है, तो ये वाली प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। यानी फॉर्मल प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो हमें बच्चा क्या है, वह साइंटिस्ट बनने की कगार पे भी चलने लगता है, यानी उसके अंदर में सारी चीजें उसी रूप में आने लगती है। चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन की। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब मैंने बताया हुआ था क्या, लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाना, थिंकिंग करना, लॉजिक लगाना, थिंकिंग करना, ये क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन करना, संक्रिया करना। संक्रिया मतलब क्या, वो सब सोचना, वो करना, वह करना, लॉजिक लगाना, और वो माइंड को प्रोसेस में लेके जाना, बिल्कुल माइंड को प्रोसेस में लेके जाना, उसमें तर्क लगाना, उसमें सोचना, यह कहलाता है क्या, यह कहलाता है लॉजिक लगाना, यह कहलाता ऑपरेशन करना। यानी ऑपरेशन या उस ऑपरेशन की तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, उस तरफ लॉजिक लगाने की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे लॉजिक लगाएगा बच्चा, कैसे? बच्चा लॉजिक लगाएगा कैसे? क्रमबद्ध रूप में, नियमबद्ध रूप में, प्रयोगों के जरिए, और सब कुछ औपचारिक तरीके से। औपचारिक तरीके से सोचेगा, औपचारिक तरीके से करेगा, औपचारिक तरीके से उसको बैठाएगा, औपचारिक तरीके से बैठाएगा, तो अब यह कहलाएगा क्या, यह कहलाएगा फॉर्मल इन नेचर। यानी बच्चा यहाँ पे सब कुछ इसको पता हो जाता है, सब कुछ कर होता है, अब यहाँ पे वो सब कुछ नियमबद्ध तरीके से कर जाता है, जिसके लोग स्वीकार्यता करते हैं, जिसको लोग स्वीकार करते हैं। जहां जो चीज क्रमबद्ध होती है, जो नियमबद्ध होती है, वहां पे उसको लोग स्वीकार करते हैं, और वो पब्लिश करने योग्य होती है, वो लोगों को पब्लिसाइज करने की योग्य होती है। तो ऐसे बच्चा इस जगह पे आने लगता है, इस जगह पे आने लगता है, तो यह इस अवस्था में, इसी अवस्था को कहते हैं क्या, यह यहाँ पे कंप्लीट साइंटिस्ट की तरफ भी बच्चा यह बढ़ने लगता है। यानी कंप्लीट साइंटिस्ट की तरफ बच्चा बढ़ने लगता है, यानी उसको तर्क जो है वहां तक आने लगता है। चलिए अब यहाँ आगे चलते हैं। इसके बाद यह हो गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मैंने बता दी। यानी इस अवस्था में क्या होता है बच्चा, साइंटिस्ट की तरफ अग्रसर होने लगता है, साइंटिस्ट की तरफ की जैसी सोच, की जैसी सोच एवं उसकी तरफ अग्रसर होना, अग्रसर होना यहाँ पे होने लगता है। चलिए अब और क्या होता है इसमें, इस अवस्था में और क्या होता है, इस अवस्था में लॉजिकल थिंकिंग और बढ़ जाती है। लॉजिकल थिंकिंग तो यहाँ आती है कहाँ पे, यहाँ पे जो सीओएस थी, जो सीओएस था, इस सीओएस में भी लॉजिकल थिंकिंग बच्चा कर रहा था। सीओएस में लॉजिकल थिंकिंग कर रहा था बच्चा, बट वो कंक्रीट को ध्यान में रखते हुए, कंक्रीट को ध्यान में रखते हुए, वो सारे जो चीजें उसके सामने थी, जो प्रत्यक्ष वस्तुएं थी, उन प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ में ध्यान में रखते हुए बच्चा वहां लॉजिकल थिंकिंग लगा रहा था। लॉजिकल थिंकिंग की प्रक्रिया वहां पे जो है वह होने लगी थी, वह मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगती। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगभग वह मेच्योर होने की तरफ कगार पे आ जाती है। यहाँ पे मेच्योर होने, वहां मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रही थी, और यहाँ मेच्योर होने पर आ जाती है। तो ऐसे यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे की योग्यता, जो लॉजिकल थिंकिंग की योग्यता बच्चे की विकसित हो जाती है। लॉजिकल थिंकिंग, थिंकिंग विकसित हो जाती है इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग विकसित हो जाती है। लॉजिकल थिंकिंग के बारे में मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको कल बताए हुए थे। लॉजिकल थिंकिंग मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कैसा रिलेशन है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कैसा रिलेशन है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कल बताया हुआ था लॉजिकल थिंकिंग के बारे में, रीजनिंग के बारे में मैंने बताया हुआ था कि एक है ए, ये है बी, और यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है। अब इसके बीच में बच्चा अंतर लगाएगा, इसके बीच में बच्चा अंतर लगाएगा तो कैसे लगाएगा, इसके बीच में बच्चा अंतर लगाएगा तो कैसे लगाएगा, यहाँ ए, ये जो है बड़ा है बी से, यहाँ पे सी जो है वह सी से बी छोटा है। तो अब यहाँ पे ये लॉजिक लगाएगा, मतलब यहाँ पे सी से बड़ा है बी, सी से बड़ा है बी, यहाँ पे बी बड़ा है, यहाँ सी छोटा नहीं है। तो अब इसमें लॉजिक कैसे लगाएगा बच्चा, यहाँ पे लॉजिक बच्चा क्या करता था, लॉजिक यहाँ पे पहले उसको कंक्रीट रूप में लेके आता था, कंक्रीट रूप में लेके आता था कि ये तो ये है, ये बी से बड़ा है, यानी बी छोटा होगा, ये है ए और बी छोटा होगा। अब वही जो है बी यहाँ पे बड़ा है, यहाँ कह रहा बी बड़ा है सी छोटा है, तो सी से छोटा होगा, तो सी छोटा होगा। यानी अब रिलेशन क्या हुआ, यहाँ पे ए सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है, और सी सबसे छोटा है। ये उसने लॉजिक लगाया, बट कैसे, उसको उसने ड्रॉ किया पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं के रूप में रख करके, प्रत्यक्ष वस्तुओं के रूप में रख करके। अब यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, यही थिंकिंग लगाएगा, ये थिंकिंग लगाएगा तुरंत वैसे ही, तुरंत वैसे ही, मतलब वो लॉजिक थिंकिंग लगा लेगा। जैसे एक प्रश्न, अक्सर प्रश्न आता है लॉजिकल थिंकिंग के रूप में कि अच्छा बताओ कि मेरी माँ, यहाँ अक्सर प्रश्न आता है कि मेरी माँ
मेरी माँ के मेरी माँ के भाई मेरी माँ के भाई का लड़का मेरी माँ के भाई का लड़का का रिलेशन मेरे से क्या होगा? मेरी माँ के भाई का लड़का का रिलेशन मेरे से क्या होगा? यहाँ एक लड़की है, एक लड़की एक लड़की कहती है कि मेरी माँ के भाई के लड़के का रिलेशन मेरे से क्या होगा? तो बच्चा क्या करेगा कि पहले मेरी माँ को लेके आएगा, मेरी माँ के बाद उसके भाई को लेके आएगा, फिर उसके उससे क्या करेगा? रिलेशन जोड़ेगा, संबंध जोड़ेगा। तो ऐसे बच्चा क्या है, यहाँ पे जो है वह इस रूप को भी ले लेगा, यहाँ पे बच्चा इसको भी ले लेगा, एक बना लेगा, ड्रॉ कर लेगा, और इसको भी ड्रॉ कर लेगा, और लड़के को भी ड्रॉ कर लेगा, फिर वो रिलेशन बैठाने लगेगा इससे, और फिर इससे रिलेशन बैठाने लगेगा। और जब इससे रिलेशन बैठाने लगेगा, ऐसे ही प्रक्रिया जो बच्चा जब सोचने लगता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ में कैसा उसका रिएक्शन होगा, तीसरी वस्तु के साथ उसका कैसा रिएक्शन होगा, जब वो लॉजिक लगाने लगता है, तो यही मेच्योरिटी जब बढ़ जाती है, तो आती है कौन सी अवस्था में? वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था में। यहाँ ये बच्चे इस अवस्था में किशोर हो जाते हैं, बच्चे किशोर हो जाते हैं, किशोरावस्था आ जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चों की जो लेवल है वह थिंकिंग लेवल बढ़ जाती है। चलिए, तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है? वो लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जो है, और क्या करता है बच्चा? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। बच्चा क्या करने लगता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है, अगला अगला पार्ट लेते हैं। बच्चे के अंदर में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? विकसित हो जाती है। अभी तक वहां पे क्या कर रहा था बच्चा? उस अवस्था में क्या कर रहा था, यानी इस ये सीओएस की अवस्था में क्या कर रहा था बच्चा? यहाँ पे इसकी कंक्रीट थिंकिंग हो रही थी। सारी थिंकिंग जो कर रहा था, सारा लॉजिक लगा रहा था, वो कंक्रीट के आधार पर लगा रहा था, यानी जो वस्तुएं प्रत्यक्ष में है, उन प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर जो है वो कर रहा था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट। मैंने कल कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों के बारे में कई सारे एग्जांपल मैंने बताया हुआ था। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट क्या है? जो वस्तु सामने है, और जो वस्तु सामने नहीं है, उनमें भी जैसे जैसे अगर एक बच्चे को मार दिया गया, एक बच्चा जो है वो कहीं घायल हो गया, तो घायल हो गया, अब उसका असर कहाँ होगा? बच्चा किसी एक्सीडेंट में जो है घायल हो गया, या कहीं गिर गया, घायल हो गया, उसका असर कहाँ होगा? उसका असर वो, एक तो ये बच्चा क्या करेगा, जो सीओएस में था, सीओएस में बच्चा क्या करेगा? बस उतना ही समझेगा कि बच्चे को घायल हो गया तो उसको चोट लगेगी, होगा। बट अब ये क्या करेगा? ये बहुत सारी सोच लगाएगा कि बच्चा जो है घायल हो गया है, तो अगर इसको तुरंत इलाज नहीं मिला तो इसके जो बॉडी में इंफेक्शन हो जाएगा, या जो बच्चा जो स्कूल नहीं जा पाएगा, अपना कार्य नहीं कर पाएगा, इसका बहुत सारा नुकसान होगा। वह एक बात नहीं, इससे से जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में एक नहीं हजारों बातें जो है इसके मन में आने लगेगी। किससा? एक चोट की वजह से बच्चे को कितना नुकसान होगा। बच्चा जो है विद्यालय नहीं जा पाएगा, बच्चे को जो है इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चा जो है वह जो है वो किसी और अन्य सोच का शिकार हो सकता है, बच्चे का पैसा ज्यादा खर्चा होगा, अगर ज्यादा होगा तो। ये सारी चीजें बच्चे के अंदर में विकसित होती है। अभी विकसित होने का कारण क्या है? अब ये थिंकिंग, बच्चा वहां पे खाली एक ही दो बातें सोचता था जब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में था, तो एक ही दो बातें सोचता था। क्यों सोचता था? कि वो सारी बातें, सारी प्रत्यक्ष चीजों को साथ में रिलेशन करता था, और उसका जो स्कीमा है, वो स्कीमा उतना डेवलप नहीं होता था। माइंड में उतने सारे कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं थे, उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब यहाँ पे बच्चे के पास एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, इसका लॉजिक लगाने का जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और यहीं से इसी अवस्था में और खुल जाता है। पहले वाली अवस्था तक खुला नहीं होता, बट इस अवस्था में और खुल जाता है, जो गेटवे है और खुल जाता है, माइंड का विकास जो और जो हो जाता है। यहाँ पे हो जाता है, तो एक चीज से कंक्रीट की थिंकिंग तो लगाता है, साथ साथ में एब्स्ट्रैक्ट की थिंकिंग भी लगाने लगता है, और वो एक नहीं कई सारी लगाने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि जब वो विद्यालय में रहा हुआ है, उसको कभी चोट लगी हुई है, और उसका नुकसान हुआ इतना, उसका नुकसान उसके एकेडमिक पर पड़ा है, उसकी जो है प्रोफेशनल पर, उसके जो है सोशल पर पड़ा है, उसके इमोशन पर पड़ा है, वो उसने जिया हुआ है, इसलिए उसका जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो लगाने लगा। उसने कई बार ट्रायल एरर किया हुआ है, उसने कई बार एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, करने पर उसको पता हो गया है कि बच्चा अगर चोट लगेगी तो उसको ये सारे नुकसान होंगे, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इसके अंदर में विकसित हो जाती है, वह करने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा जैसे जैसे और आगे बढ़ता है, तो और जो उसकी थिंकिंग बढ़ने लगती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और बढ़ने लगती है। बट यहाँ पे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगभग जो है उसके अंदर में वो सोच की भाव आ ही जाती है उसमें। ऐसे वह इन्फेक्शन की और ऐसे अलग अलग रूपों में जो है बच्चा वह थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट की थिंकिंग करने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो आप ले सकते हैं कि बच्चे के अंदर में जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऐसे जो है आप
ये कह सकते हैं कि अलग अलग रूपों में कोई भी सिचुएशन उस सिचुएशन के वह सारे एंगल में जब बच्चा सोचने लगता है और उसका प्रभाव उसका कॉज एंड इफेक्ट बच्चा जब समझने लगता है तो कॉज एंड इफेक्ट का प्रभाव अलग अलग दिशाओं में जो यहाँ नहीं है, जो अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष वहां भी जब सोचने लगे तो उस भाव को कहते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ही जो है कौन सी अवस्था में शुरू होती है, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था में शुरू हो जाती है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब आगे बात करते हैं डिडक्टिव थिंकिंग की। चलिए डिडक्टिव थिंकिंग, अब इसमें जो है इस अवस्था में बच्चे के अंदर में डिडक्टिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या डिडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग जो है वो प्रारंभ हो जाती है। इससे पहले डिडक्टिव थिंकिंग जो है वो कहीं में नहीं होती। इस अवस्था में जो है इसके अंदर में ये डिडक्टिव थिंकिंग की जो है विकास इसके अंदर में हो जाता है, वो प्रारंभ हो जाती है और आगे जाकर के इसका पूरा विकास जो होता है, बच्चा डिडक्टिव थिंकिंग करने लगता है। यहाँ पे बच्चा डिडक्टिव थिंकिंग करने लगता है। अब डिडक्टिव थिंकिंग है क्या, तो सबसे पहले हम वो डिडक्टिव थिंकिंग के बारे में जान लेते हैं। वो डिडक्टिव थिंकिंग क्या है यहीं पे हम ले लेते हैं, फिर हम इसको इरेज कर देंगे बाद में जाकर के। डिडक्टिव थिंकिंग है, पहले उसको जान लेते हैं, या हम चलिए यही समझ लेते हैं डिडक्टिव थिंकिंग क्या है। अब डिडक्टिव थिंकिंग में बच्चा जब उसके अंदर में प्रारंभ होती है या वो उसका विकास होने लगता है, वो कैसे होती है, सबसे पहले हम इंडक्टिव को समझेंगे। क्या इंडक्टिव, इंडक्टिव के नीचे ले लेते हैं डिडक्टिव। अब इंडक्टिव डिडक्टिव के बारे में आपको पहले बता दिया, उसके बारे में बहुत सारी विस्तार में भी चर्चा हो चुकी है। इंडक्टिव डिडक्टिव में इंडक्टिव क्या है, इंडक्टिव थिंकिंग मतलब होता है आगमन, आगमन। अब थिंकिंग मतलब सोच, आगमन वाली सोच, यहाँ पे निगमन वाली सोच, आगमन सोच या निगमन सोच। अब आगमन सोच जो है वो आगमन सोच को कहते हैं क्या, कि इसको कहते हैं, इसको जब भी हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं ISG, और इसको कहते हैं DGS, डिडक्टिव से डी और जी जनरल और एस स्पेसिफिक। यहाँ पे इंडक्टिव थिंकिंग जो है उसको कहते हैं ISG। एस मतलब क्या, स्पेसिफिक, एस मतलब क्या, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है बच्चा, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आता है। इतना आपको समझ में आ गया। यानी ये इंडक्टिव मतलब होता है आगमन विधि, आगमन जो है, आगमन सोच, आगमन प्रकार की सोच। आगमन प्रकार की सोच कैसी होती है, तो होती है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से जनरल। यानी वो बच्चा कोई चीज उसके सामने है, उस सामने से वह जो है सोच आगे लगाता है, उस सामने से सोच आगे लगाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जनरल चीज है, जो जनरल हाइपोथेसिस या जनरल वस्तु है, उस जनरल से वह एक स्पेसिफिक नियम बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे स्पेसिफिक से जनरल नियम बनाने की कोशिश करता है, और यहाँ से जो जनरल से वह एक स्पेसिफिक वस्तु बनाने की कोशिश करता है। अब चलिए इस पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कई सारे हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये हटा देता हूँ आपको, बस इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में बताता हूँ। इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव डिडक्टिव की मैं सोच बताता हूँ आपको। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक से बच्चा जनरल की तरफ जाता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि जो चाइना के लोग हैं, चाइना के लोगों को हमने देखा, हमने चाइना के लोगों को मतलब चीन के लोगों को हमने देखा, तो चीन के लोगों के माथे जो है चौड़े होते हैं, ये नाक चपटी होती है, मुंह जो है बिल्कुल गोल सा होता है, मुंह बिल्कुल गोल सा होता है। अब हमने एक को देखा, हमने एक चाइनीज को देखा, हमको किसी ने कह दिया कि ये चाइना का है, दूसरे को देखा कि ये चाइना का, तीसरे को देखा ये चाइना का, चौथे को देखा ये चाइना का है। हमने सभी को कहा, तो हमने क्या है, हमने एक स्पेसिफिक व्यक्ति को देखा, स्पेसिफिक व्यक्ति को देखा। क्या देखा, स्पेसिफिक व्यक्ति को। यानी मेरे जैसा ही व्यक्ति एक है, और मेरे जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति है, मेरे जैसा ही तीसरा व्यक्ति है, मेरे जैसा ही चौथा व्यक्ति है। इन चारों लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने देखी कि इसकी जो माथे है वो चौड़े होते हैं, नाक चपटी होती है, मुंह गोल होता है, और उनकी हाइट भी बिल्कुल लिमिटेड होती है, हाइट ज्यादा नहीं होती, हाइट बहुत लिमिटेड होती है। अब इतनी लिमिटेड और सारे एक जैसे ही दिखते हैं, तो हम इनको कहते हैं ये चाइनीज है, ये चाइनीज है, मतलब ये चाइना के हैं, तो चाइना के बारे में हमारे मन में क्या हुआ, एक सोच बैठ गई। तो वो सोच कैसे बैठी, हमने पहले एक स्पेसिफिक रूप में लिया, स्पेसिफिक वस्तुओं से हमने चाइना के बारे में एक जनरल एक सोच तैयार करी, एक सामान्य सोच तैयार करी कि यहाँ के लोग तो ऐसे होते हैं। चाइना की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जहां दिखेगी, वो जो है कैसा होगा, वह एक जो है वो एक चाइनीज रूप में होगा। तो ऐसा हमने एक जनरल नियम बनाने की कोशिश करी, कि चाइना के लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अक्सर लोग कहते हैं कि चाइना की कोई भी वस्तु खरीदो, वो चाइना की वस्तु जो है वो यूज एंड थ्रो वाली होती है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती है। तो चाइना की वस्तु हमने क्या देखा, हमने ढेर सारी, एक वस्तु नहीं कई सारी वस्तुएं, हमने चाइना की वस्तुएं खरीद करके उसको हमने फेंक दिया, यूज एंड थ्रो कर दिया। अब यूज एंड थ्रो जैसे ही चाइना का प्रोडक्ट हमको दिखेगा, तो हमारे मन में एक हाइपोथेसिस, हमारे मन में नियम बनेगा, ये तो यूज करना है, थ्रो करना है, हमने क्या किया,
एक स्पेसिफिक वस्तु से हमने क्या किया, एक जनरल का कॉन्सेप्ट बनाया। एक स्पेसिफिक वस्तु से यानी स्पेसिफिक वस्तु से हमने जनरलाइज को किया, उसका एक नियमीकरण किया कि ये जो है ऐसा हो सकता है। एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, मैं एक तीसरा एग्जांपल और लेता हूं। तीसरा एग्जांपल और लेता हूं। सपोज करिए कि मान लीजिए हम यह देख रहे हैं कि अक्सर बच्चे, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, सुन ना पाते हैं, तो उनको कहते हैं बधिर। बधिर। ऐसे ही सुनने वाले, जितने सुनने वाले हैं, एक सुनने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा सुनने वाला, चौथा सुनने वाला, ये सुन नहीं पाता, इसका मतलब ये बोल नहीं पाएगा, या बधिर है। सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाएगा। सुन नहीं पाता है तो बोल नहीं पाएगा। हमारे मन में क्या हुआ, एक हमने नियम बना दिया कि जो व्यक्ति सुन नहीं पाता वो व्यक्ति बोल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे जो है व्यक्ति क्या करता है, जो उसके सामने जो स्पेसिफिक वस्तु होती है, उस स्पेसिफिक वस्तु से क्या करता है, वह अलग अलग प्रकार के वह नियम बनाने लगता है। वह जो है उसके नियम वह बनाने लगता है कि इस तरह के नियम यहाँ पे होंगे। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे हर टाइप के एग्जांपल ले सकते हैं कि वहां पे क्या होता है, वहां पे किस प्रकार से होता है। तो बच्चे ऐसे ही क्या करते हैं, स्पेसिफिक से जनरल लेते हैं। और ये इंडक्टिव जो सोच है या इंडक्टिव प्रणाली है, इंडक्टिव प्रणाली अक्सर नीची क्लास में प्रयोग करी जाती है। जो नीचे वाली क्लास है, पहली दूसरी तीसरी चौथी तक जो है इसका क्लास का प्रयोग किया जाता है, इंडक्टिव थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है। जब डिडक्टिव थिंकिंग जो है आगे ऊपर वाली क्लासों में डिडक्टिव थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है। डिडक्टिव प्रकार की प्रणाली जो है ऊपर की क्लासों में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तक अभी यहाँ ये जो सोच है, ये जो डिडक्टिव थिंकिंग है, डिडक्टिव थिंकिंग आकर के कहाँ स्टार्ट होती है, आकर के कहाँ डेवलप होती है, इस ऑपरेशनल, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आकर के प्रारंभ होती है। तो इसलिए डिडक्टिव थिंकिंग के प्रकार के प्रश्न जो जब भी शिक्षक प्रयोग करे, तो जब भी शिक्षक पढ़ाए छोटी क्लास में, तो कैसे पढ़ाए, सबसे पहले स्पेसिफिक वस्तुओं को यानी जो मूर्त वस्तुएं हैं, स्पेसिफिक वस्तुएं, मूर्त वस्तुएं, जो होल वस्तुएं पढ़ाने के बाद उसके पार्ट पर जाए, उसके जनरल पे जाए, उसके अमूर्त पे जाए। तो इस तरह से पढ़ाने के तरीके जो है हम जब प्रयोग करते हैं तो वह होता है क्या, इंडक्टिव। अब यहाँ पे क्या करता है बच्चा, जब इस अवस्था में आता है, ये डिडक्टिव थिंकिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। डिडक्टिव थिंकिंग मतलब क्या, जब उसको पता हो गया है, इसको पता हो गया है कि यह जो है यह थ्रो है, यह नियम है, यह थ्रो वाला है, यह यूज एंड थ्रो है, यह यूज एंड थ्रो है, यह यूज एंड थ्रो है, ये किसका होगा, तो जो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता है, या तो चाइना का होगा। यानी यह भी एक यूज एंड थ्रो वाला था, यह भी एक यूज एंड थ्रो वाला था, यह भी एक यूज एंड थ्रो वाला था, यह भी एक यूज एंड थ्रो वाला था। तो ये सारे लोग कैसे हुए, तो ये स्पेसिफिक वस्तु उसने बना दिया कि ये स्पेसिफिक वस्तु जो है इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे ये जो है चाइना का माल है। तो ऐसे जो है हम स्पेसिफिक से जनरल और जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो है वो जब जाते हैं तो जब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं तो उसे कहते हैं इंडक्टिव। और जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, बच्चा जब सारी जनरलाइज चीजों को जब उसका स्पेसिफिक बनाता है, तो स्पेसिफिक बनाने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है क्या, वह डिडक्टिव थिंकिंग कहलाती है। डिडक्टिव थिंकिंग बच्चा जो है वो ऊपर से मतलब बड़ी चीजों को ला करके छोटा भी बना सकता है। बड़ी चीजों को, होल चीज है, उस होल चीजों से उसका एक कंक्लूजन भी निकाल सकता है, होल चीजों से कंक्लूजन निकाल सकता है। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, ये एक जो है यहाँ पे इसके पास होल का मतलब क्या, उसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। जैसे मैं आपको यही बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु की कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताइए, 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 अलग अलग प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक बताइए। अभी अलग अलग प्रकार की इसके पास सोच है, इसके पास किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु का अलग अलग प्रकार की सोच है। यानी एक सोच, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ये सात सोच है, ये अलग अलग प्रकार की सोच है। अब इस अलग अलग प्रकार की सोच से बच्चा क्या करेगा, सारे जनरल हैं, ये सारे जनरल है, इसकी जनरलाइजेशन है। अब इस जनरलाइजेशन का क्या करेगा, वो एक स्पेसिफिक वस्तु बनाएगा, एक स्पेसिफिक वस्तु बनाएगा। तो ये सोच बनाने का काम कहाँ डेवलप होता है, ये सोच बनाने का काम कहाँ डेवलप होता है, ये डिडक्टिव थिंकिंग में होता है, बच्चे के अंदर में आता है। तब आता है कि वह अलग अलग प्रकार की सोच का एक कंक्लूजन लेके आ सके, बता सके, एक कंक्लूजन लेकर के बता सके कि ये क्या हो सकता है। जैसे आप कहते हो कि एक जो है, अब यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे आप क्लास में, जब छोटी क्लास में पढ़ाते हो, तो हम महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो महात्मा गांधी का सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप महात्मा गांधी जी को दिखाते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, महात्मा गांधी जी को दिखाते हो, महात्मा गांधी का पिक्चर दिखाते हो। महात्मा गांधी का पिक्चर दिखाने के बाद, महात्मा गांधी का पिक्चर दिखा दिए, फिर उनके बारे में बताया आपने, महात्मा गांधी जी ये है, महात्मा गांधी जी ये है, महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी है। आप क्या कर रहे हो, पहले महात्मा गांधी जी को आपने दिखाया, महात्मा गांधी जी को दिखाया, महात्मा गांधी का चित्र दिखाया, और महात्मा गांधी के ऊपर जो बच्चे के जो उस लेवल तक बच्चे का अपना एक्सप्लेनेशन किया। ये इस प्रकार का तरीका क्या कहलाता है, इस प्रकार का तरीका पढ़ाने का या सोचने का तरीका जो है वह किसमें आता है, वह इंडक्टिव में आता है।
वह इंडक्टिव में आता है। आप ये वाली सोचिए, वहीं आपने क्या किया कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर में आएगी? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होंगी? तो महात्मा गांधी की। यानी 1 2 3 4 ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका स्पेसिफिक क्या होगा? इसका स्पेसिफिक जो होगा वो होगा। तो इस प्रकार की सोच जो है वह डिडक्टिव में आती है। इस प्रकार की सोच जो है वह डिडक्टिव में आती है। तो ऐसे सोच को भी आगे बढ़ाना होता है। तो ऐसे जो है आप क्या करते हैं, ये बनाते हैं, तो ये सोच जो है डिडक्टिव थिंकिंग यहाँ पे आती है। जैसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, कि एक जगह के ये मतलब ये वहां का हम कहें कि केरल में बात कहें या अन्य जगहों पे बात करें कि मान लीजिए साउथ की बात करते हैं, एग्जांपल साउथ का ले लेते हैं। तो साउथ के लोग वहां पे जो है वह बहुत लंबे होते हैं। साउथ के लोग लंबे होते हैं, थोड़ा सांवले होते हैं। साउथ के लोग लंबे होते हैं, साउथ के लोग सांवले होते हैं। साउथ के लोग जो है वहां पे काम ज्यादा करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। अब ऐसे ये जो है हमने कह दिया कि ये सारे लोग जो है करते हैं, तो हमने क्या कर दिया, लंबे सांवले अंग्रेजी, ये सारी चीजों को जो है हमने क्या बना लिया, हमारे अंदर में एक सोच बन गई। एक व्यक्ति को देखा तो ये इतना करता है, दूसरे व्यक्ति को देखा ये इतना करता है, तीसरे व्यक्ति को देखा हमने इतना करता है। हम सारी चीजों को देखा हमने कि एक ये वाला है, ए वाला व्यक्ति, उसके अंदर में भी ये सारा कुछ दिख रहा है। बी वाला व्यक्ति, उसके अंदर में भी ये दिख रहा है। सी वाला व्यक्ति, उसके अंदर में भी ये दिखता है। तो हमने अपने अंदर में एक धारणा बना ली। हमने अपने अंदर में क्या बना ली, एक धारणा बना ली कि ये सारे लोग क्या हैं, ये लंबे सांवले और अंग्रेजी बोलने वाले हैं। केरल के लोग या साउथ के लोग जो है वो साउथ के लोग ये लंबे सांवले और अंग्रेजी बोलने वाले लोग होते हैं। ये हमारे अंदर में एक नियम बन गया, एक हमने नियम बना लिया, ये सांवले लोग होंगे, ये जो है वो लंबे लोग होंगे और ये अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो ये हमारे अंदर में धारणा बनती है। ये धारणा बनाने का काम किसमें होता है, ये इंडक्टिव में होता है। ये धारणा बनाने का काम इंडक्टिव में होता है। अब ऐसे ही जब बच्चा डिडक्टिव में आता है, तो डिडक्टिव में आने के बाद इन धारणाओं से जो धारणा बनी हुई, उस धारणा के और क्या हो सकते हैं, उसका और क्या रूप हो सकता है, यानी उसके एक ही नहीं, उसके ढेर सारे रूप होते हैं। उस ढेर सारे रूपों को बच्चा यहाँ सोचने लगता है। तो डिडक्टिव थिंकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था मैंने आपको इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों के बारे में मैंने बताया। यहाँ पे क्या करता है बच्चा, एक वस्तु को पहले इंडक्टिव में पहले स्पेसिफिक वस्तुओं को देख करके जो जनरल की तरफ बढ़ता है, जबकि यहाँ पे क्या है, जनरल वस्तुओं को जनरलाइज करने के बाद उसका स्पेसिफिक लेके आता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये सोच जो है वो डिडक्टिव थिंकिंग जो है बच्चे के अंदर में आकर के इस अवस्था में विकसित होती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है और ये अक्सर प्रश्न भी आता है कि छोटी क्लासों में पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड ज्यादा उपयुक्त है। छोटी क्लासों में पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा मेथड उपयुक्त है, या कौन सी सोच जो है बच्चों छोटी क्लास में बच्चों में आती है, इंडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग थिंकिंग, ये थिंकिंग। तो आपको वहां पे क्या बताना है, छोटी क्लास के लिए इंडक्टिव थिंकिंग। और वही बड़ी क्लास में कौन सी सोच विकसित होती है, तो बड़ी क्लास में जो है वो डिडक्टिव थिंकिंग का होती है, क्योंकि उनका जो माइंड है वो माइंड विकसित हो जाता है, उतना डेवलप हो जाता है। ऐसे ही डिडक्टिव थिंकिंग बच्चे के अंदर में प्रारंभ हो जाती है। मैंने कई सारे एग्जांपल के जरिए आपको समझाया। चलिए यहां तक हो गया। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं एक जो इसकी बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस वजह से और जानी जाती है, यानी इससे जानी जाती है और जो जानी जाती है उसको बताते हैं। वो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग इस अवस्था में प्रारंभ होती है। यानी पूछा जाता है कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस अवस्था में प्रारंभ होती है। तो प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर स्टेज, किसमें होती है। तो आपको बताना है क्या, हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है किसमें स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल में स्टार्ट होती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग का मतलब क्या, कि परिकल्पनात्मक सोच। जैसे परिकल्पनात्मक सोच को मैं आपको बताऊंगा, अभी इसको कह लेंगे आप परिकल्पनात्मक सोच। मैंने आपको बता दिया, ये वाला इसको कहेंगे निगमन सोच और इसको कहेंगे परिकल्पनात्मक सोच। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं, परिकल्पनात्मक सोच क्या है। परिकल्पनात्मक सोच के बारे में समझते हैं कि बच्चा जैसे सोच लिया कि अगर जो है हम ये अगर बारिश होगी तो आज फसल अच्छी होगी। हमने एज्यूम किया मतलब अगर इस बार बारिश होगी तो जो है ये बारिश होगी तो फसल इस बार अच्छी होगी। बारिश होने का हमने एज्यूम किया, हमने कल्पना करी कि अगर बारिश होगी तो जो है फसल अच्छी होगी। अगर बारिश नहीं होगी तो उसका असर फसल पर होगा, पहला। दूसरा हम कह रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन में कह रहे हैं अगर सारे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगाया गया, सारे लोग अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाते तो उसका असर जो है जो सेकेंड वेव से ज्यादा हो सकता है। हम हो सकता है क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं।
परिकल्पना कर रहे हैं, ये परिकल्पना करना जो है वो क्या हो सकता है, ये परिकल्पनात्मक सोच जो है बच्चे के अंदर में विकसित होती है। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, मान लो कि एग्जाम, हम अगर एग्जाम की बात ले लेते हैं, अगर एग्जाम ले लेते हैं, जैसे अभी हाल हाल में जो है कह दिया गया कि सीटेट के लोग, सीटेट जो है वो लाइफ टाइम कर दिया गया है, सीटेट लाइफ टाइम कर दिया गया। अब सीटेट लाइफ टाइम कर दिया गया, नहीं जिसने सीटेट 2011 से जिसने पास किया हो वो सभी को लाइफ टाइम जो हो गया। आपने एक बार सीटेट पास किया हो तो लाइफ टाइम हो सकता है। अब बच्चों के अंदर में ये एक परिकल्पना जागृत हो गई कि सीटेट से 2011 से लेकर के अब तक के कितने लोग होंगे, 2011 से लेकर के अब तक कितने सारे लोगों ने बीएड किया होगा, डीएड किया होगा, एमपीटीसी की होगी, बीटीसी किया होगा, कितने सारे लोग, और क्या सभी लोगों को रोजगार मिल गया होगा? भाई इतने सारे लोग आएंगे, यानी एक परिकल्पना क्या होगी, इतने सारे लोग आएंगे तो जो है वो जॉब की और क्राइसिस होगी। ये हमने क्या किया, परिकल्पना करी, यानी हमने क्या किया कि ये सोच लगाई कि इतने सारे लोग हैं, वो उनका असर कहां होगा, उनका असर जाकर के हमारे पर होगा। तो ऐसे परिकल्पनात्मक सोच जो है बच्चा विकसित करने लगा। एक कॉज से, एक चर से दूसरे चर के बीच में, एक चर से दूसरे चर के बीच में क्या करता है बच्चा, यहाँ पे वह रिलेशन करने लगता है। यानी एक चर ये है और दूसरा चर ये है, दो चर होते हैं, एक को कहते हैं डिपेंडेंट और एक दूसरे को कहते हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चर के बीच में बच्चा क्या करता है, रिलेशन बनाने लगता है कि इसका चर का असर यहाँ पे होगा। यानी ये सीटेट के इतने सारे लोग हैं, ये सीटेट के इतने सारे लोग हैं, ये सीटेट के लोग जो है यहाँ पे आकर के जो है या क्या करेंगे, ये आकर के भीड़ मचाएंगे, तो हमारा चांस पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, हमारा चांस आएगा या नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्या करना है, मेहनत करनी है, चाहे कितने लोग हो, हमको मेहनत करनी, हमको वहां पे आके जाना है। तो सीटेट तो क्वालिफाई करना ही है सबको, सीटेट बिना क्वालिफाई किए तो एग्जाम होना ही नहीं है। ऐसे जो है यह सोच होती है। तो ये हुआ, इसमें क्या हुआ, हम यहाँ पे हम जो सोच है, जो हाइपोथेसिस बनाने का है, हाइपोथेसिस सकारात्मक भी होती है और हाइपोथेसिस नकारात्मक भी होती है। हाइपोथेसिस सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में निकालते हैं। जैसे इसी पे एग्जाम पे ही ले लेते हैं हाइपोथेसिस लगाने का काम, कि अक्सर लोग कहते हैं कि सीटेट का एग्जाम बहुत टफ होता है, सीटेट का एग्जाम बहुत टफ होता है। क्या ऐसा है? लोग मतलब अब एक एज्यूम बन गया, एक परिकल्पना बन गई है कि सीटेट का एग्जाम बहुत टफ होता है। तो बहुत टफ होता है तो क्या बहुत टफ हो सकता है? बहुत टफ होता है तो ये क्या है, एज्यूम हम करेंगे, इसके बारे में सोच करेंगे कि सीटेट का जो एग्जाम टफ नहीं होता है, उसके एग्जाम में टफनेस नहीं आती है। टफनेस कहाँ होती है, हमारे पास जो है एक जो अच्छे स्टडी मटेरियल है, वो अच्छे स्टडी मटेरियल नहीं हमारे पास है, जो अच्छे मेंटर हैं, जो अच्छे हमको पढ़ाने वाले हैं, वो हमारे पास नहीं है। इस वजह से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो हम जो जवाब सही से नहीं दे पाते, उसका एग्जाम ये हो सकता है। बट ये उसका जो एग्जाम्पल ये हो सकता है, बट इसको सत्यापित करने का काम हम एक बार में नहीं कर सकते हैं, हम एक बार में नहीं कर सकते। इसके लिए हमको बहुत सारे व्यू पर जो चर एक चर है और ये जो दूसरा चर है, एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट और दूसरे को कहते हैं डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इन दोनों के चरों में यानी यह सीटेट का एग्जाम बहुत टफ होता है, यानी बहुत कठिन होता है। इस वजह से लोग पास कम होते हैं, कठिन होता है इसलिए पास कम होते हैं, यानी कठिन होता है पास कम होते हैं। तो कठिन होने की वजह से जो है लोग पास कम होते हैं। यानी ये इस प्रश्न पर क्या है, ये लोग निर्भर हैं, ये डिपेंडेंट है, ये निर्भर है पास करने वाले लोग किस पर, इस कठिनता पर। अगर ये सरल हो, ये निर्भर लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। ये जो पास करने वाले लोग है, ये जो डिपेंडेंट है, ये निर्भर है, पास करने वाले लोग निर्भर है किस पर, कि इस प्रश्न क्यों है, कठिन है, प्रश्न पत्र कठिन है, प्रश्न पत्र पर निर्भर है। अगर प्रश्न पत्र सरल हो जाए तो ये लोग क्या होंगे, यस हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही एक सोच हमारे अंदर में, बच्चे के अंदर में ऐसी ढेर प्रकार की सोच जो है पैदा होने लगती है, परिकल्पना करने लगता है कि अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता है, अगर इस प्रकार से नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ये प्रकार की जो पॉजिटिव और निगेटिव सोच जो है बच्चे के अंदर में, हाइपोथेसिस सोच जो है इसके अंदर में आने लगती है। लोग कहते हैं घर से ही जाते हैं तो घर से जाकर के क्या करते हैं, जो है सामान लेने के लिए, मतलब कोई भी वस्तु लेनी है तो लेने के लिए ये 200 रुपए 500 रुपए ले लेते हैं, तो 500 रुपए वो आंकड़ा लगा लेते हैं कि इतने में ये वस्तु आ जाएगी, यानी परिकल्पना कर लेते हैं कि इसमें ये आएगा, इतने में आएगा, इतने में आएगा, इतने में आएगा, इतने में आएगा, इतने हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ओके, 500 रुपए में हम सारी वस्तु लेकर के आ जाएंगे। ये परिकल्पना बच्चा कर लेता है कि हमारा 500 में एक महीना काम चल जाएगा, हमारा जो है 1000 हमारा एक महीना का काम चल जाएगा। तो ऐसे परिकल्पनात्मक सोच जो है यहाँ पे इस अवस्था में हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीटेट का एग्जाम के बारे में मैंने बताया, सीटेट के रिजल्ट मतलब उसके बारे में बताया कि ये जो है एग्जाम अगर कठिन है तो उसका असर क्या होगा, पास करने वाले लोगों पर होगा। अब बट ये कठिन नहीं है, ये सबके लिए यूनिवर्सल है,
एग्जाम का पेपर सबके लिए है, वो कठिन नहीं है। वो कठिन किसको लगता है? वो कठिन उनके लिए लगता है। अब इसका जो हम रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट निकालने के बाद हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। अब उनको मिलेंगे जिनके लिए, अब हम इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, यानी इसका आगे का पार्ट है, साइंटिफिक पार्ट है, वो मैं आपको ये बता देता हूँ। इसका कैसे करेंगे, तो ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल आकर के और काम किए, इसमें थ्रेड्स कौन कौन से काम किए। तो ये कहेंगे कि जो अच्छे मेंटर टीचर, अच्छे मेंटर यानी अच्छे मेंटर टीचर ना होने की वजह से प्रश्न पत्र कठिन लगा और बच्चे पास कम हुए। अच्छे मेंटर, अच्छे टीचर ना होने की वजह से बच्चे जो है उनको अच्छी तरह से उनको सलाह नहीं मिली, अच्छी तरह से उनको गाइड नहीं मिली, तो बच्चों को ये प्रश्न पत्र कठिन लगा। और क्या, स्टडी मटेरियल जो है बच्चों का, स्टडी मटेरियल बच्चों को उतना अच्छी तरह से ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल नहीं मिला, तो इस वजह से बच्चों को पेपर कठिन लगा और बच्चे पास कम हुए। इसका ये सब चीजें भी इसके अंदर में क्या कर रही हैं, आकर के प्रभावित कर रही हैं। और क्या, और हो सकता है कि बच्चों की प्रैक्टिस अभ्यास भी बच्चों को जो है वो आकर के यहाँ पे मदद कर सकता है कि बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा जो है मैनेजमेंट नहीं किया, इस वजह से बच्चों को प्रश्न पत्र कठिन लगा और जो है या बच्चे पास नहीं हुए। ये सारे ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसको देख करके बच्चा हाइपोथेसिस लगाता है और उसी हाइपोथेसिस पे जो है बच्चा आगे की परिकल्पना करता है। ये वाली सोच, परिकल्पनात्मक सोच भी जो है इस अवस्था में आकर के विकसित हो जाती है। चलिए, मैंने आपको एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल बताए, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, उस एग्जाम्पल से हाइपोथेसिस आपको समझ आ गया होगा, परिकल्पना करना कि ये होगा तो इसका असर यहाँ पे होगा। जैसे बारिश नहीं हुई तो उसका असर जो है फसलों पर होगा, बारिश नहीं हुई तो उसका असर पानी पर होगा, पानी का रेशियो कम हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर जो है ये लोग अगर पेड़ नहीं उगाए तो ऑक्सीजन जो है ऐसी और उसकी ऑक्सीजन का स्तर जो और बढ़ने लगेगा। तो कोरोना अगर अभी खत्म नहीं हुआ तो इसका असर हमारी जीडीपी पर पड़ेगा, हमारी पढ़ाई लिखाई पर पड़ेगा, हमारे रोजगारों पर पड़ेगा, इसका बहुत जगह पे असर पड़ेगा। तो इसे जो है हम बहुत सारे एज्यूम और बहुत सारी परिकल्पनाएं हम कर सकते हैं। बच्चा तो ये परिकल्पना करना जो है बच्चा यहाँ पे इस अवस्था में सीख लेता है। तो हमने बताया क्या कि बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर लेता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर लेता है, बच्चा डिडक्टिव थिंकिंग करना स्टार्ट कर लेता है, बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर लेता है। अब यहीं पे एक चीज और आती है, हम इन दोनों को मिला लेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला लेंगे। तो डिडक्टिव और हाइपोथेटिक ये भी आता है, कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग कहाँ आती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग किस अवस्था में आती है, वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग भी इसी अवस्था में जो है आने लगती है। इसी अवस्था में जो है आने लगती है क्या, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं क्या, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। अब हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या, आपने डिडक्टिव को समझ लिया, आपने हाइपोथेसिस को समझ लिया। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, डिडक्टिव का मतलब होता है कि कई सारे जो है अलग अलग प्रकार के तार हैं, अलग अलग प्रकार की सोच है, यानी ये सोच है, 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 ये सारे जनरल हैं। यह जनरल है, 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 यह जनरल है। इस जनरल से बच्चा स्पेसिफिक की तरफ आ रहा है, जनरल से बच्चा स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ आ रहा है, यानी जनरल चीजों को सोचते हुए बच्चा जो है स्पेसिफिक की तरफ आ रहा है। तो ऐसे ही बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहां से आएगी, तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग में इस जनरल का बच्चा हाइपोथेसिस लगाएगा, इस जनरल का हाइपोथेसिस लगाएगा, इस जनरल का भी 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 हाइपोथेसिस लगाएगा, इसका भी लगाएगा। इन सभी का जो सभी जनरल हैं, इन सभी जनरलों का हाइपोथेसिस लगा करके वो एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पर आएगा, वह किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन पर आएगा। वह स्पेसिफिक कंक्लूजन बताना ही क्या कहलाता है, वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आती है। अब हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग कब आती है, यही जो है साइंटिस्ट बनने का तरीका होता है। ये क्या होता है, साइंटिस्ट बनने का तरीका होता है। जैसे इस पर मैं एक नहीं दो तीन एग्जांपल बताऊंगा, इसी पर मैं एग्जांपल बताऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कोरोना की वैक्सीन पर हम चाहे कोविशील्ड की बात कर ले, चाहे कोवैक्सीन की बात कर ले, चाहे हम कोविशील्ड की बात कर ले, चाहे कोवैक्सीन की बात कर ले, हम कोई भी वैक्सीन की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे कोई वैक्सीन की बात कर लेते हैं, हमको बनाना क्या है, वैक्सीन। हमारा स्पेसिफिक क्या होगा, वैक्सीन। ध्यान करिएगा, मैं इस पे एग्जांपल बता रहा हूं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग की। वैक्सीन हमको बनाना है, तो वैक्सीन बनाने के लिए हमको वैक्सीन रेडी करना, स्पेसिफिक हमारा क्या होगा, वैक्सीन बनाना। अब वैक्सीन बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो वैक्सीन बनाने के लिए हमको कई सारे लेयर पे जाने पड़ेंगे, ये लेयर जाना पड़ेगा, ये लेयर जाना पड़ेगा, ये लेयर जाना पड़ेगा, ये लेयर जाना पड़ेगा, ये लेयर जाना पड़ेगा।
कई सारे चीजों को ध्यान करना पड़ेगा। तो कई सारी चीजें क्या ध्यान करनी पड़ेंगी, आइए सोचते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या सोचने करनी पड़ेगी। तो पहला जनरलाइजेशन क्या होगा, यह किसको लगेगा, पहला किसको लगेगा, इसका पॉपुलेशन कौन होगा। तो पॉपुलेशन की बात ध्यान करी जाएगी। पॉपुलेशन में अब पॉपुलेशन को यानी जनसंख्या, जनसंख्या कौन होगा इसके, यानी इसको यूज करने वाले लोग कौन होंगे, यह जो वैक्सीन होगी वैक्सीन को यूज करने वाले लोग कौन होंगे, एक ये हो सकता है। चलिए इसका यूजर कौन होगा, वैक्सीन का यूजर कौन होगा, यूजर कौन होगा, यूजर में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अब यहाँ पे भी कई प्रकार की हाइपोथेसिस बन सकती है, यहाँ पे भी कई प्रकार की हाइपोथेसिस बन सकती है। यूजर में कौन होगा, तो जो लोग ओल्ड हैं, ओल्ड हो सकते हैं, ओल्ड हो सकते हैं, जो लोग यंग हैं, जो लोग यंग हैं। अब यंग में भी कौन, यंग में मैंने बताया हुआ था उनके, अब ले लेते हैं किसकी, हम एरिक एरिक्सन की बात ले लेते हैं, हम एरिक एरिक्सन के 8 चरण ले लेते हैं। यूजर में कौन, ये 8 चरण, 8 लोग, एरिक एरिक्सन के 8 लोग, 8 प्रकार के लोग, 8 प्रकार के लोग इसके यूजर हो सकते हैं। 8 प्रकार के लोग इसके यूजर हो सकते हैं। तो 8 प्रकार की तरफ एक ही वैक्सीन तो काम नहीं आ सकती है, यानी छोटे बच्चों के लिए भी, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, उसके बाद उसके ऊपर के छोटे बच्चों के लिए, उसके बाद उसके ऊपर के छोटे बच्चों के लिए तो हो नहीं सकती है। आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, ओल्ड लोगों के लिए वैक्सीन खोली गई, फिर उसके बाद यंग लोगों के लिए वैक्सीन, उसके पहले वो ओल्ड लोगों से लेने से पहले भी जो फ्रंट लाइन वॉरियर थे पहले उनको दिया गया था। तो पहले फ्रंट लाइन वॉरियर को दिया गया था, फिर ओल्ड लोगों को दिया गया था, फिर उसके बाद जो है 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक के लोगों को जो है अब वैक्सीन का काम चल रहा है। ऐसे इन जगहों पे इन यूजर पर इसका प्रभाव कैसा होगा, इन यूजर पर इसका प्रभाव क्या होगा, ये जानने की कोशिश। दूसरा दूसरा कोरोना, अब कोरोना है जो सबसे बड़ा एम है कोरोना। अब कोरोना है कैसा, कोरोना है कैसा, कोरोना का वेरिएंट कैसा है, किस प्रकार का है, क्या यह सर्दी जुकाम वाला जो है वो लक्षण है इसके अंदर में, क्या उससे यह चला जाएगा, इसके लक्षण क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये कोरोना देखना, कोरोना देखना, कोरोना देखने के बाद इससे एक खाली का ये कई बीमारी है या और भी कई बीमारियों का, और भी कई बीमारियों का इससे इलाज हो सकता है, और भी कई बीमारियों का, जैसे ये सर्दी जुकाम है, उधरस है, या फिर और भी कुछ है, बुखार है, बुखार कितना होगा तो ये काम आएगा, इस पर भी क्या क्या होगी, इसकी टेस्टिंग होगी। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद यह हो सकता है कि यह कितने दिनों तक चलेगा, अगर एक बार लगा दिया गया तो इसका उपयोग कितने दिनों तक होगा। तो ये जो है ये दिनों का, समय का, इसकी समय लिमिट कितनी होगी उस पर। अब समय लिमिट होने के बाद यह क्या एक ही बार में हो जाएगा या कितनी बार इसको ट्रायल करना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा, कितनी बार ट्रायल करना पड़ेगा। तो ट्रायल को लेकर के भी यहाँ पे ध्यान में करना। अब ये तो हो गया, ये बनाने की बात हो गई। अब बनाने के लिए इसमें समय क्या क्या, इसके लिए प्रोडक्ट क्या क्या लगेगा, वस्तुएं क्या लगेंगी, यानी ये वैक्सीन बनाने के लिए वस्तुएं क्या क्या लगेंगी। तो वस्तुएं, उन वस्तुओं पर चर्चा करना, वस्तुओं पर चर्चा करना, तो एक जनरल ये हो गया। अब उसके बाद ये वस्तुएं तो हमने ले ली, वस्तुएं ले ली, वस्तुएं लेने के बाद उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लग गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा, तो कौन कौन साइंटिस्ट लोग आएंगे, उस पर भी इस पर चर्चा करनी। अब इतनी सारी बातों को लेकर के चर्चा करनी, इतनी सारी बातों को लेकर के चर्चा करनी, चर्चा करने के बाद ये सब चीजें क्या करेंगी, एक वैक्सीन को बनाएंगी। तो ऐसी सोच लेके आना वह कौन करता है, वह हाइपोथेटिकल करता है। अब इसमें यह वैक्सीन भी एक दिन में नहीं बनती, कई बार कई ट्रायल करने के बाद बनती है। तो ये चीज जैसे हम कहते हैं कि हमको अंतरिक्ष में अपना भेजना है, यान भेजना, हमको मंगलयान भेजना है। तो मंगलयान में हमने पहली बार हमारा मिशन पूरा हो गया था, बट ऐसे कितने सारे लोग हम मंगलयान में भेजने के लिए कितना बार उन्होंने प्रयास किया। अब मंगलयान भेजने के लिए हमको क्या क्या वस्तुएं लगी, वैसी सोच वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग के रूप में आती है। वैसी सोच कहां आती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग के रूप में आती है। तो वह हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आती कैसे है, तो सबसे पहले इसमें डिडक्टिव काम करता है, पहले इसमें डिडक्टिव थिंकिंग काम करती है, पहले डिडक्टिव थिंकिंग, और उस एक एक डिडक्टिव थिंकिंग में हाइपोथेसिस काम करती है, यानी एक एक डिडक्टिव थिंकिंग में हाइपोथेसिस काम करती है, तब जाकर वो कहलाता है क्या, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। ऐसी सोच बच्चे के आगे आगे आती है जब बच्चा आगे बढ़ता है। चलिए इसी पे एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, इतना कहने से आपको तो समझ में आ गया होगा, इतना बताने से आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग होती क्या है। चलिए एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे आप लोगों ने जाना होगा वो गुरुत्वाकर्षण का नियम, आप लोगों ने जाना होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब इसका नियम आपने पढ़ा होगा। अब इसका नियम के लिए क्या हुआ, ये नियम बना कैसे, ये नियम बनाने के लिए सबसे पहले क्या आई, पहले उसके अंदर में एक सोच आई कि एक जो है एक वस्तु आकर के गिरी, ये वस्तु गिरी तो क्यों गिरी, ये वस्तु गिरी तो पहले उसके अंदर में एक हाइपोथेसिस आया, पहले तो इसके अंदर में हाइपोथेसिस आ गया कि एक वस्तु गिरी तो क्यों गिरी। अब गिरी तो या इसका असर यहाँ कैसा हो सकता है, 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 इसका असर यहाँ क्या हो सकता है। इसके अलग अलग ट्रायल को उसने सोचा,
सोचने के बाद कई बार उसने प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद कि यहाँ से गिरेगी तो ये देखते हैं कि कितना जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, क्या सारी वस्तुएं गिरती हैं। तो इसके कई सारे प्रयोग किए, प्रयोग करने के बाद इसका गुरुत्वाकर्षण का उसने नियम बनाया। तब जाकर के इस प्रयोग पर हाइपोथेसिस करने के बाद, डिडक्टिव थिंकिंग लगाने के बाद, तब जाकर के यह प्रयोग करने के बाद गुरुत्वाकर्षण का नियम बना। तो ऐसे सोच, ऐसे नियम बनाने का काम, ऐसे नियम बनने का काम कहाँ आता है? ये आता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग में। और ये सोच विकसित किसके अंदर में होती है? ये बच्चे किशोर जो होते हैं उन किशोरों में आकर के यह चीज विकसित होती है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट वाली जैसी सोच जो है इस अवस्था में आती है। क्यों? क्योंकि बच्चे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग इस अवस्था में करने लगते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग यानी डिडक्टिव सोच भी करने लगती है, वो जनरल से स्पेसिफिक की भी तरफ आते हैं और एक एक जनरल में वो हाइपोथेसिस भी लगाना प्रारंभ कर देते हैं। तब जाकर के ये प्रकार की सोच यहाँ पे आती है। चलिए सर, रूल तो इंडक्टिव से भी बनता है। हाँ सही बात है, रूल इंडक्टिव से भी बनता है, रूल इंडक्टिव से भी बनता है, बट उसमें क्या होता है? वो रूल कैसे बनता है? वह रूल बनता है स्पेसिफिक को लेकर के, वह स्पेसिफिक को लेकर के बनता है। वो रूल बनने के बाद जो है वो उसका फिर जनरलाइजेशन किया जाता है। वो रूल बनाने के बाद फिर उसका जनरलाइजेशन किया जाता है। रूल बनाने के बाद जनरलाइजेशन किया जाता है, तब जाकर के वो बनता है। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे रूल है, मतलब वो है, उसके आधार पे फिर जो है हमको, मतलब पहले हमारे पास कोई वस्तु है, उस वस्तु के आधार पे हम क्या करेंगे? उसका कंक्लूजन निकालने की बात करेंगे, उसके बिल्कुल अंदर जाने की बात करेंगे, वो जो है वहां आता है। चलिए, इसमें चर्चा करी गई, कितनी सारी चर्चा हो चुकी है इंडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव थिंकिंग के बारे में, इंडक्टिव मेथड के बारे में और डिडक्टिव मेथड के बारे में। उसके 4 स्टेप बताए गए हैं आपको। इंडक्टिव के और डिडक्टिव के 4 आपको जो है मेथड वो बताए गए, 1 2 3 4। आप उसको पढ़ लीजिएगा, चारों बताए गए हैं। उदाहरण करना, ये बताना, वो बताना, तो आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो आगे चलते हैं। और इसी को टॉप बॉटम और अप टू मतलब टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप ये भी कहा जाता है। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो कठिन होता है वो होता है क्या? डिडक्टिव थिंकिंग, वो सबसे कठिन होता है और ये अवस्था इस अवस्था में आकर के डेवलप होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज और आती है। यहाँ पे एक बात और देखने को मिलती है, विसंगतियों की समझ, जो डिस्क्रिपेंसीज होती है उसको भी समझ बच्चे के अंदर में यहाँ पे पैदा होने लगती है। विसंगतियों की समझ, विसंगतियों की समझ, बच्चे के अंदर में विसंगतियों की समझ यानी डिस्क्रिपेंसीज की अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। अब ये डिस्क्रिपेंसीज भी बच्चे के अंदर में, यानी विसंगतियों के ले लेते हैं कि विसंगतियां क्या है। जैसे बच्चा जो मतलब वो हो गया, अब यहाँ जाए, ये काम करें या ये काम करे, ये काम करे या ये काम करे। अब बच्चे को आ गया कि जैसे किसी ने कहा, अब इसी विसंगतियों का धर्म संकट, इसी विसंगतियों का धर्म संकट। अब धर्म संकट हो गया, भाई क्या करें? तो धर्म संकट को निकालने का काम बच्चा यहाँ पे करने लगता है। जैसे जैसे अब बच्चे को एक यहाँ पे कह दिया गया कि अच्छा तुझे जो है, किसी ने कहा दो ऑप्शन दे दिए, दो ऑप्शन दे दिए कि एक तो तेरे को स्टडी करना है, एक ऑप्शन में इसको दे दिया कि स्टडी करना है, और दूसरे ऑप्शन में कह दिया कि उसे रोजगार करना है, यानी उसको जाकर के जॉब करनी है। एक स्टडी करनी है, दूसरी जॉब करनी है। बच्चा यहीं पे आया, अब यहीं पे बच्चे के अंदर में बच्चा मतलब 6वीं 7वीं तक आता है, आया 8वीं तक आया। अब उसके घर में जो है कोई ऐसी कंडीशन है, कि कंडीशन में अब उसको पैसे चाहिए। उसके घर में कोई कमाने धमाने वाला नहीं, उसको पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो उसको स्टडी भी चाहिए, उसको पैसे भी चाहिए, उसको पैसे भी चाहिए। यानी वह सोच रहा है कि मैं स्टडी करूं, अगर मैं जॉब करने लगूंगा तो स्टडी मेरी बिगड़ जाएगी, अगर मैं जॉब करने लगूंगा मेरी स्टडी बिगड़ जाएगी। अब जॉब और स्टडी में मैं चुनूं किसको? तब उसके अंदर में कंफ्यूजन है और वो बहुत दुविधा में पड़ा हुआ है, कि मैं करूं क्या। ऐसी विसंगतियां, ऐसी दुविधाएं बच्चे के अंदर में आती है, इसी अवस्था में आती है। तो मैंने जॉब को लेकर के कहा, ऐसे एक नहीं, इनके में हजारों प्रकार की, इस अवस्था में हजारों प्रकार की दुविधाएं आती है कि वो जो है किसी ने मार दिया, किसी ने डांट दिया, अब तक हमको मारती नहीं थी, आज हमको डांट दिया। अब वो जो है हम उसको इतना चाहते तो हमको छोड़ करके भाग गई, या मैं उसको उतना चाहती थी वो मुझे छोड़ करके भाग गया। ऐसे जो है ये प्रकार के भाव भी जो है यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। टीचर को जो है, अब हमारे अंदर में सारा भाव निकल रहा है, विसंगतियां निकल रही है। मैं ना चाह करके भी मैं बोल रहा हूँ कि विसंगतियां आ कहां से रही है। इनसे निजात पाने का, इन सब वस्तुओं से निजात पाने की भी समझ बच्चे के अंदर में धीरे धीरे विकसित होने लगती है इस अवस्था में।
कि बच्चे को पता लगने लगता है कि स्टडी और जॉब का भी कोई एक दूसरा रास्ता निकल सकता है। अगर मुझे जॉब करना है तो स्टडी का किसी ने बताया कि भाई एक और रास्ता जिसको कहते हैं एनआईओएस। एनआईओएस कहते हैं अगर तुझे जॉब करनी है तो जॉब और तेरे को स्टडी दोनों करनी है तो ठीक है तू जॉब कर, तेरे लिए वो जरूरी है क्योंकि पैसे कमाना जरूरी है, तो तू जॉब भी कर और साथ साथ में पढ़ाई भी कर। पढ़ाई कहां से करेगा? एनआईओएस से। एक रास्ता जो है ये भी बच्चे के लिए निकल आता है, एक रास्ता जो है निकल आता है, तो ये रास्ता निकालने का काम भी बच्चा जो है करने लगता है। वो रास्ता निकलता कैसे है? वो लोगों से जो लोग बड़े लोग हैं उससे बातचीत करता है तो यहाँ पे रास्ता निकल आता है। तो ऐसे कई सारी विसंगतियां होती है, उन विसंगतियों से भी बच्चा यहाँ पे विसंगतियों का निजात भी बच्चा यहाँ पे पाने लगता है। तो ऐसे एक विसंगतियों की समझ भी बच्चे के अंदर में यहाँ पे आने लगती है। चलिए ये भी जो है इसका भी मैंने आपको एग्जांपल बताया। चलिए आगे चलते हैं अगला बात लेते हैं डिस्क्रिपेंसीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसी मैंने बताया। अब बात करते हैं कि थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक चीज और आती है कि थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैं वहीं पे एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा था कि यहाँ पे जैसे न्यूटन जी, जैसे मैं न्यूटन को ले लेता हूं। न्यूटन जी क्या थे? एक पेड़ के नीचे ये सोए हुए थे। एक पेड़ के नीचे यहाँ पे सोए हुए थे, पेड़ के नीचे सोए हुए थे। यहाँ से क्या हुआ? एक जो है एक फल गिरा, धड़ाम। एक फल गिरा, धड़ाम। तो धड़ाम गिरा तो ये जो जग गए। बिल्कुल लगा ये गिरा क्यों? तो गिरा क्यों? यहां से ये गिरा क्यों? ये गिरने का क्या है? गिरना उनको दिखा नहीं है, गिरा क्यों? तो इनके अंदर में एक सोच आई, ये वस्तु यहां से गिरी कैसे? ये सोच इनके अंदर में आने लगी कि गिरना क्यों हुआ। तो वह गिरना क्यों हुआ? ये क्या है? एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट है। ये कोई व्यक्ति दुखी है। एक यहाँ पे मैंने कहा न्यूटन का एक एग्जांपल बताया। अब मैं कह लेता हूँ ये कोई व्यक्ति दुखी है। एक व्यक्ति दुखी है, तो ये दुखी लोग होते क्यों है भाई? ऐसा दुखी क्यों आता क्यों है दुख होना? लोग कोई सुख है, एक हमारे घर में एक अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति जो है वो गुजर गए, चले गए। अब वो ये मतलब सबको जाना क्यों होता है? सब लोग मरते क्यों हैं? मतलब मरना क्यों होता है? ऐसा क्यों जरूरी? कोई जरूरी है क्या? ये दुख होना, ये खुश होना, ये हर्ष होना, ये होता क्यों है? तो इससे ही जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे दुखी होना, गिरना या मरना या खुशी होना, सुख होना, दिन होना, रात होना, काला होना, ये सब जो सोच, ये सब सोच जब आती है, ये सब सोच के बारे में कॉन्सेप्ट भी बच्चे के अंदर में यहाँ पे डेवलप हो जाती है, उसके बारे में बच्चा यहाँ सोचने लगता है। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ये सारे क्या है? ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ये गिरा क्यों? तो गिरने का कारण अभी पता नहीं है, ये क्यों गिरा। तो गिरा जो है वो अभी अदृश्य है, वो पता कब चलेगा? जैसे भाप जो है वो, जब उन्होंने भाप का इंजन की बताया था कि भाप जो है वो ये उठता क्यों है, जो ये बार बार जब यहाँ से होता है तो उठता क्यों है? तो ये सोच कहाँ आई उनको? वो सोच उसी अवस्था में आई थी। तो ऐसे ये सोच के बारे में भी भाव जो है निकालना कि ये जो है भाप जब होता है तो भाप से जो पतीला उठने लगता है तो ये उठने का भाव बच्चे के यहाँ पे पता होता है। तो जैसे भाव हो, दुखी हो, सुखी हो, ये सब चीजों का भाव जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है वो भी बच्चे को इस अवस्था में दिखाई देने लगते हैं, इस अवस्था में जो है वहाँ डेवलप होने लगते हैं। तो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में भी सोच लगाने लगता है, वहां पे उसके बारे में थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बारे में भी थिंकिंग लगाने लगता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अगला जो है यहाँ पे है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बच्चे के अंदर में आ जाती है। एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कोई समस्या है उस समस्या का समाधान करना बच्चे के अंदर में आ जाता है। जब समस्या का समाधान करना आ जाता है तो बच्चा क्या करता है? विसंगतियों की समझ उसको जो हो जाती है, विसंगतियों की समझ उसके अंदर में हो जाती है तो समस्याओं का समाधान भी बच्चा करने लगता है। और समस्याओं का समाधान बच्चे के अंदर में आ जाता है तो विसंगतियों की समझ बच्चे के अंदर में आ जाती है। तो ये सारे जो है एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने आपको यही बताया, ये दो प्रॉब्लम को बच्चा सॉल्व कर लिया तो इसे प्रॉब्लम को सॉल्व भी बच्चे के अंदर में आ जाता है कि कोई पैसा नहीं दे रहा है तो पैसा देने के लिए हम जो कर सकते हैं, कोई ये नहीं कर रहा है तो हम लोग भी कर सकते हैं। चलिए एक जो और सबसे बड़ी बात है, उस एक और जो सबसे बड़ी बात है उसकी बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जाना हुआ था, यहाँ पे क्या जाना होता है? एक हमने कहाँ पे, हमने पीओएस में जाना हुआ था कि क्या ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के अंदर में दिखाई पड़ता है। तो ईगोसेंट्रिज्म हमने पीओएस में पढ़ा हुआ था। पीओएस में कहां पे? हमने इंट्यूटिव स्टेज में पढ़ा हुआ था ईगोसेंट्रिज्म। ऐसे ही यहाँ पे भी ईगोसेंट्रिज्म आता है, इसको एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं।
एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म। यहाँ पे एक भाव और निकल के आता है जो जिसको कहते हैं एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म। अब इसको यह लगता है कि सारा कुछ मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, सब कुछ मैं हूं, मैं जो जानता हूं वही मैं ही जानता हूं, मैं जानता हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। तो इगोसेंट्रिज्म इसके अंदर में आ जाता है बच्चे। अब इगोसेंट्रिज्म आता क्यों है? इगोसेंट्रिज्म आने का कारण यहाँ पे तो इगोसेंट्रिज्म ये होता है कि उसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है, ये जो जो वस्तु जो देखता है वही उसको लगता है कि मेरी है। इस अवस्था में जहां पे यह होता है पीओएस में, बच्चा यहाँ पे तो बच्चा जो देखता है, जो उसके सामने है उसी को लेता है कि हम ही है, जो हम है वही, वो जो मैं सोचता हूँ वही सारे लोग सोचते होंगे। यहाँ पे ये सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ वही सारे लोग सोचते होंगे। अब यहाँ पे इगोसेंट्रिज्म कैसा आता है? यहाँ पे ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ मैं जो देख रहा हूँ, वो जो मैं लिया हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सारे लोग करते होंगे। यहाँ पे ये भाव था, यहाँ पे ये भाव था कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो देख रहा हूँ वही सारे लोग देख रहे होंगे, वही सारे लोग कर रहे होंगे। यहाँ पे ये आ रहा हो। अब यहाँ पे आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर में भाव है, वही सारा भाव सारे लोगों को स्वीकारना होगा, सारे लोगों को स्वीकारना होगा, मेरा अहम है, मैं ही करूंगा। यानी वो कहता है कि किसी ने डांट दिया तो मेरे को क्यों डांट दिया, मेरे को क्यों डांट दिया, मैं छोटा थोड़ी हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर वो सोच है। तो अब ये सोच का कारण है बच्चे के अंदर में सारा कुछ जो डेवलप हो जाता है, बच्चे के अंदर में जो सारा कुछ डेवलप हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर में डेवलप हो जाती है। ये सारा डेवलप होने की वजह से बच्चे के अंदर में ईगो आ जाता है, बच्चे के अंदर में ईगो आ जाता है और वो इतना सोच लेता है। सोचने के बाद क्या करता है, उसको लगता है कि मेरी बात को कोई टाल नहीं सकता, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, वही सही को जो है अपने को ईगोसेंट्रिज्म बना लेता है। और उसी का कारण जो है, उसी का कारण होता है कि वो सभी लोगों से अलग दिखने लगता है, वो सभी लोगों से अलग दिखने लगता है और ज्यादा मेच्योरिटी जैसा काम करने लगता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत एग्जाम्पल जो है बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कि एक बच्चा जो है घर से निकला, बच्चा घर से निकला, कहीं फंक्शन में जा रहा है, कहीं किसी फंक्शन में जाना है, मतलब किसी पार्टी में जानी है। यहाँ पे मैं एक आपको एक सिचुएशन देता हूँ, इस सिचुएशन की चर्चा करिएगा, देखिएगा आप लोग। एक बच्चा किसी पार्टी में जा रहा है, पार्टी में जा रहा है, तो पार्टी में जाने के लिए एक बच्चा भी जा रहा है, यहीं पे एक बच्चा भी है, छोटा बच्चा, एक बच्चा छोटा है जो कि वो मान लेते हैं कि 5 साल का है, 5 साल का है। और वहीं में एक बुजुर्ग है, एक बुजुर्ग है जो कि 60 वर्ष का है, 60 वर्ष का है या 80 वर्ष का है, 80 वर्ष का है। और वहीं पे एक जो है 12-13 साल का या 15 साल का बच्चा है, 15 ईयर्स का बच्चा है। एक बच्चा जो 5 साल का, एक बच्चा 15 ईयर्स का, एक बच्चा एक व्यक्ति जो 80 साल का है। अब ये सभी एक पार्टी में जाना है, इनको एक पार्टी में जाना है, इन सभी को पार्टी में जाना है। तो जाने के लिए ये बच्चा जाते समय चप्पल पहन लिया, बच्चा चप्पल पहन लिया, तो चप्पल पहन करके यहां से चप्पल पहन के बच्चा कहां गया? पार्टी में। बच्चा चप्पल पहन के पार्टी में गया, चप्पल पहन करके पार्टी गया, पार्टी से वापस आ गया। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम चप्पल पहन के गए, चप्पल पहन करके आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं ये 80 साल का बच्चा, 80 साल का जो व्यक्ति है, बच्चा नहीं 80 साल का व्यक्ति, 80 वर्ष का व्यक्ति जो बुजुर्ग है, ये भी चप्पल पहन करके पार्टी गया और पार्टी से आ गया, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि इसको फर्क पड़ता है, अच्छा मैं चप्पल पहन के जाऊंगा, वहां लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं चप्पल पहन के जाऊंगा, वहां पार्टी में मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये चप्पल पहन के आया है। बताओ, इसको समझ नहीं, इसको अकल नहीं है, ये चप्पल पहन के आया है और ये इसके पास कुछ है ही नहीं, इतना इडियट है, इतना नॉनसेंस है। वहां लोग मेरे को देख करके क्या सोचेंगे, मेरे को देख करके क्या कहेंगे। अब वह अपने बारे में सारी बातें वो अपने ऊपर लेके आ रहा है। अरे सोचेंगे, सोचने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। लोग तुम्हारा चप्पल देख रहे हैं तो उसको नहीं लग रहा है कि उसको सारे लोग मेरे चप्पल पर ही ध्यान करेंगे, सारे लोग मेरे चप्पल पर ही ध्यान करेंगे। जैसे अक्सर अक्सर क्या होता है, लड़कियां जब किसी पार्टी वगैरह में जाती है तो उनको ये पता नहीं कोई जो उनको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वो मतलब अपने आप को लेकर के वो अपने बनी रहती है कि हमारा बाल कैसा है, हमारी ब्यूटी कैसी है, हमारा ये झुमका कैसा, हमारा ये कैसा, हमने ड्रेस कैसा पहना है। तो उसको देख करके अगर कोई दो व्यक्ति उसको देख भी रहे हैं, तो दो व्यक्ति देख रहे हैं तो उसको लग रहा होगा कि अब ये हमको ही देख रहे हैं, अरे क्या हमारा कुछ गड़बड़ हो गया, क्या हम कुछ किसी गड़बड़ रूप में है क्या, या कुछ हमारा दुपट्टा विट्टा सब सही तो है ना। तब ये अब वो उसको देखने लगते हैं। यानी ये भाव कहां जागृत होता है, ये भाव उसको जो है यहाँ इस अवस्था में जागृत होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कंसर्न होता है अपने को लेकर के। यहाँ पे इगोसेंट्रिज्म क्यों आता है कि व्यक्ति अपने को लेकर के ज्यादा कंसर्न होता है, वो ज्यादा सोचने लगता है कि हमारे बारे में लोग क्या मान रहे होंगे, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं वैसा दिख रहा हूँ, मैं अगर बाहर निकलूंगा तो 4 लोग कहेंगे अरे तू वही है, तेरे को अकल नहीं है, तेरे को सोच नहीं है। तो ये लोग सोचेंगे, जबकि सोचेंगे नहीं सोचेंगे वो बात की बात है, बट यहाँ पे वो पहले ही सोच करके आ जाता है। इसी से इस भाव को कहते हैं क्या,
ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म जो है यहाँ पे आकर के निकल के आता है। तो ईगोसेंट्रिज्म मैंने आपको एग्जांपल इस तरह से ये बताया कि व्यक्ति जो है वो ऐसे ऐसे जो है जब आता है यहाँ पे, तो ऐसे अनेक भाव हैं, अनेक भाव हैं, चाहे पार्टी की बात ले लो, चाहे कहीं आने जाने की बात ले लो, चाहे खाने पीने की बात ले लो, तो हर जगह पे बच्चा क्या करता है, वहां पे अपने आप को अप टू डेट रखता है, अप टू डेट रखता है, और किसी भी बात को लेकर के वो पीछे नहीं होता, हटता है। वहां पे क्यों आता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण होता है तो उसका ईगोसेंट्रिज्म होता है, उसका ईगोसेंट्रिज्म होता है। इसीलिए अगर किसी टीचर ने कहा, यही इसी का कारण एक मैं और एग्जांपल बताता हूँ। बच्चा जब पढ़ता है, जब 15 साल का होता है, तो छोटे बच्चे को कह दो तेरी फीस जमा नहीं भाई, छोटे बच्चे को कह दोगे तुम्हारी फीस जमा नहीं है, बोलेगा कोई बात नहीं, जाकर घर पे कह दूंगा, तुम्हारी मतलब टीचर की बात मैं जाकर घर पे पेरेंट्स को कह दूंगा। ये यहाँ से बात लिया, वहां जाकर के कन्वे कर दिया, यानी यहाँ से लिया अपने पास जाकर के उनको दे दिया, अब वहां से बात आई, वहां से आकर के आई और यहाँ दे दिया, ऐसे ये डिलीवर कर देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको, बच्चे को, छोटा बच्चा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टीचर ने पैसा मांगा तो इनकी बात को लिया और इनको दे दिया। और पेरेंट्स ने कहा बच्चा अभी फीस नहीं है, अगले महीने में दे दूंगा, तो लाया यहाँ से और यहाँ दे दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दिया कि नहीं दिया। जब बच्चा वही 12 साल का हो जाता, 13 साल का होता है, 15 साल का होता है, तो 15 साल के होने पर बच्चे को लगता है, जैसे ही टीचर ने कहा ए भाई तेरी फीस बाकी है, अब इसको लग गया, इतने भरे समाज में, इतने सारे लोगों के बीच में हमको कह दिया हमारी फीस बाकी है, वहां लड़कियां भी हैं, लड़के भी, सब कहेंगे क्या ये तो गरीब है, ये ऐसा है, तो इसके पास पैसा नहीं है, इसकी फीस नहीं जमा कर पाता, तो पढ़ क्यों रहा है, दुनिया भर की बातें, तो वो अपने अपने मन में सोचने लगेगा, तो कहेगा जाकर के तुरंत घर पे कहेगा कि हमको फीस चाहिए, फीस दोगे तभी मैं जाऊंगा कॉलेज, तभी मैं जाऊंगा स्कूल पढ़ने के लिए, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ऐसे ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के अंदर में ये भाव जो है यहाँ पे पैदा हो जाता है, इसी को कहते हैं क्या, एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म। एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पे जब होता है, यहाँ पे होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी प्रत्यक्ष चीजें ये खाली अपने आप को देखता है, अपने आप को वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही दूसरे भी सोच रहे होंगे, तो ये जो मैं सोच रहा हूँ वही दूसरे भी सोच रहे होंगे, यह भाव ईगोसेंट्रिज्म आता है, तो आता है पीओएस में। और जब यहाँ पे आता है कि बच्चा ये सोचता है कि हमारे अंदर में ईगोसेंट्रिज्म है, और इस वजह से मैं अगर नहीं करूंगा तो उसका असर कहीं और होगा, तो इस प्रकार का अगर निकल के आता है तो इसे कहते हैं एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म। तो इस तरह से मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, ये सारी बातें जो है वह एडोलसेंट में दिखाई पड़ती हैं। यह सारी बातें एडोलसेंट में दिखाई पड़ती हैं। क्या क्या दिखाई पड़ती हैं, तो यहाँ पे साइंटिस्ट बनने जैसी सोच बच्चे के अंदर में दिखाई पड़ती है। वहां पे क्या दिखाई पड़ती है, तो लॉजिकल थिंकिंग जैसी विकास हो जाता है बच्चे के अंदर में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है बच्चे के अंदर में विकास हो जाती है। डिडक्टिव थिंकिंग बच्चे के अंदर प्रारंभ हो जाती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर प्रारंभ हो जाती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग बच्चे के अंदर प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ पे विसंगतियों को समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसीज की समझ हो जाती है बच्चे के अंदर में। थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी जो अमूर्त संकल्पना है, अमूर्त संकल्पना की सोच बच्चे के अंदर में विकसित हो जाती है। और यहाँ पे समस्या समाधान, एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान का भाव बच्चे के अंदर में आ जाता है, यानी बच्चा समस्या समाधान करने लगता है। साथ साथ में उसके अंदर में एक ईगोसेंट्रिज्म जो है वह किशोर अहम केंद्रण का भाव भी बच्चे के अंदर में आ जाता है, यानी एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म। किशोर अहम केंद्रण का भाव बच्चे के अंदर में आता है किस अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में मैंने आपको इतनी सारे बातें बताई, तो आपको होप फॉर्मल ऑपरेशन जो है वो आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा। तो यहां तक अगर हो गया तो हम अब चारों को एक जगह ले लेते हैं, खाली पॉइंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको यहां समझ में आ गया हो तो हम इसको मिटा दें। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो हम आगे चलें। यहां से जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी आज यहाँ पे फिनिश होता है, मैंने आपको समझाया। रिस्पॉन्स, ओके चलिए, तो आप लोगों ने कर लिया, फॉर्मल ऑपरेशन भी मैंने आपको समझा दिया। सारे पॉइंट्स मैंने बाकायदा एक नहीं कई सारे एग्जांपल के जरिए मैंने आपको बताया है। वो सारे एग्जांपल भी अगर आप याद रखेंगे तो आपको जो है कहीं समस्या नहीं आएगी। उसी कोई ऐसे ही एग्जांपल के जरिए प्रश्न आते हैं, आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाएगा, उसी कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये कहाँ पे लागू पड़ेगा, ये कहाँ लागू पड़ेगा, तो आप उसका जवाब जब जाने रहेंगे तभी दे पाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे चारों को एक जगह ले लेते हैं, बहुत जल्दी से फटाफट क्विक रिवीजन कर लेंगे, क्विक रिवीजन करके खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद अब नहीं, जीन पियाजे बहुत लंबा हो गया है, जीन पियाजे लंबा हो गया है। अब हम खाली सीधे एक दिन का लेक्चर लेकर के इसके जो है इसकी कमियां क्या है और इसका जो है इसका क्रिटिसाइज क्या है, इसके क्रिटिसाइज क्या है और ये क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में हम एक दिन के लेक्चर में पढ़ लेंगे। चलिए, कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा जीन पियाजे। तो देख लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो पहली बात थी एसएमएस की बात थी, फिर था
POS था, और था COS था, और था FOS था। एज नहीं लिखता हूं क्योंकि ये आपको पता है, एज आपको पता है, तो एज मैं नहीं लिखता हूं। एज एज की लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे आता हूं कहां पे, इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की बात की। कहीं कहीं ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस वाला प्रश्न जो है ना, वो उसको कहीं अलग के रूप में भी जानता है। जो स्थायित्व की बात आती है वह और भी रूपों में दिखाई पड़ती है। चलिए, तो उसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे, कहीं कहीं कंफ्यूजन भरा पड़ा हुआ है। हाँ, तो एसएमएस, एसएमएस होता है। एसएमएस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहा जाता है इसको। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता है। और इसका इसका कारण क्या होता है, इसमें होता है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो कंक्रीट थॉट होता है। इसको कहते हैं क्या, ऑपरेशनल या कंक्रीट थॉट, ऑपरेशनल थॉट या कंक्रीट थॉट, ऑपरेशनल थॉट या कंक्रीट थॉट, इसको कंक्रीट थॉट भी कह सकते हैं, कंक्रीट थॉट। तो यहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थॉट, एब्स्ट्रैक्ट थॉट या हाइपोथेटिकल थॉट, या जितने भी थॉट हमने बताए हैं अभी, वो सारे थॉट जो है इसमें आ सकते हैं। हाइपोथेटिकल थॉट या डिडक्टिव थॉट या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थॉट, ये सारे थॉट इसमें आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी इसकी एज, एज के बारे में चर्चा होगी थी। एज की चर्चा हम नहीं करते हैं, एज वगैरह सब हो गया है। अब इसमें इसके कुल 6 चरण हैं, इससे कुल 6 चरण हैं। चरण कितने हैं, 6, 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चरण है। इसमें कुल 6 चरण है। और इसमें कुल कितने चरण है, इसमें कुल 2 चरण है, मतलब सब स्टेज। इसमें कुल 2 सब स्टेज हैं, इसमें कुल 2 सब स्टेज हैं, जिसको कहते हैं, एक को प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और दूसरे को कहते हैं इंट्यूटिव स्टेज। अब यहाँ पे जो है इसके एक ही स्टेज है और इसके भी एक ही स्टेज है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात जान लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो इसमें इस अवस्था में क्या देखने को मिलता है, तो इस अवस्था में बच्चा जो है वो, इसमें बच्चा क्या करता है, जो उसके रिफ्लेक्सस एक्शंस हैं, रिफ्लेक्सस एक्शंस यानी जो जन्मजात क्रियाएं हैं, जन्मजात क्रियाएं, जन्मजात क्रियाएं देखने को मिलती हैं। और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो जो जितने भी सेंस हैं, सेंस के जरिए, इंद्रियों के जरिए, इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित ज्ञान देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, यहाँ नए स्कीमा बनाया बच्चा बनाता है, नए स्कीमा, नया स्कीमा बच्चा बनाता है। तो नया स्कीमा बनाने के बाद जो है यहाँ पे नया स्कीमा बनाता है, और साथ साथ में क्या है, वह एक्शन, एक्शन नॉट इंटेंशनल की भावना दिखाई पड़ती है, एक्शन नॉट इंटेंशनल, एक्शन नॉट इंटेंशनल दिखता है। फिर इंटेंशनल एक्शन, इंटेंशनल भी दिखाई पड़ता है, इंटेंशनल एक्शन भी दिखाई पड़ता है, इमिटेशन भी दिखाई पड़ता है। इसी अवस्था में बच्चा इसी में क्या करता है, इमिटेशन भी करता है। इस अवस्था में नकल भी करता है बच्चा, नकल करता है। और क्या करता है, इसी में ए एंड बी एरर करता है, ए एंड बी एरर करता है बच्चा इस अवस्था में। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, ए एंड बी एरर करता है। ए एंड बी एरर करने के बाद क्या करता है बच्चा, आगे जाकर के जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करता है, सर्च करता है, सर्च करता है। ए एंड बी एरर खत्म भी होता है, ए एंड बी एरर खत्म भी होता है। और क्या करता है, डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन भी इसी में आती है, डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन होता है। और साथ साथ में क्या होता है, ट्रायल एंड एरर होता है, ट्रायल एंड एरर। चलिए यहां तक हो गया। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसके बारे में मैंने बताया हुआ था। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा अपनी वस्तु, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उसमें विभेद करना, यानी पहचानना और विभेद करना, पहचानना एवं विभेद करना, वस्तुओं को पहचाना और विभेद करना यहाँ पे आता है। इसीलिए इसीलिए ऑब्जेक्ट का स्थायित्व, ऑब्जेक्ट जो है वो स्थायित्व के रूप में यहाँ पे आने लगता है। चलिए तो अब आगे आगे जाते हैं। इसमें ट्रांसडक्टिव रीजनिंग यानी व्हाई, व्हाई एंड हाउ, जिसको कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर में आ जाती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग पैदा होती है वाई और डब्ल्यूएच को लेकर के। यहाँ पे एनिमिज्म, एनिमिज्म की भावना, एनिमिज्म की भावना आ जाती है। फिर और बच्चा क्या करता है, तो यहाँ पे बच्चे के अंदर में लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो डेवलप होने लगता है। ये था हमारा प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज की बात। अब जो है यहाँ पे इंट्यूटिव स्टेज में क्या आता है,
इंट्यूटिव स्टेज में जो है दिखाई पड़ता है क्या, तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी, बच्चे के अंदर में इरिवर्सिबिलिटी की भावना दिखाई पड़ती है। इरिवर्सिबिलिटी आता है, फिर ईगोसेंट्रिज्म आता है। ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म आता है, और क्या आता है ईगोसेंट्रिज्म के बाद, लैक ऑफ कंजर्वेशन आता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन दिखाई पड़ता है, और क्या दिखाई पड़ता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन के बाद सेंट्रेशन इसी में दिखाई पड़ता है, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन इसी में दिखाई पड़ता है, सेंट्रेशन आता है। फिर यहाँ पे क्या आता है, रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, इरिवर्सिबिलिटी, इगोसेंट्रिज्म, लैक ऑफ कंजर्वेशन और सेंट्रेशन यहाँ पे आता है। अब आते हैं यहाँ पे, इस अवस्था में क्या दिखाई पड़ता है, इस अवस्था में जो है जब बच्चा आता है जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों को कंजर्वेशन आ जाता है, यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन आता है, यहाँ पे कंजर्वेशन आ जाता है। कंजर्वेशन की भावना, कंजर्वेशन की भावना आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी की भावना आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी की भावना आ जाती है, यानी रिवर्सिबिलिटी बच्चा करने लगता है। और क्या करने लगता है, यहाँ पे जो है नियमीकरण करने, रूल फॉर्मेशन, रूल फॉर्मेशन, रूल फॉर्मेशन या नियमीकरण, बच्चा नियमीकरण करने लगता है, नियमीकरण, नियमीकरण करने लगता है। और बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है वो सीरिएशन करने लगता है, बच्चा सीरिएशन करने लगता है। और बच्चा क्या करता है, क्लासिफिकेशन बच्चा करने लगता है, क्लासिफिकेशन बच्चा यहाँ पे करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर में क्लासिफिकेशन आ जाता है, और क्या बच्चा जो है वह कॉज एंड इफेक्ट पता करने लगता है, कॉज एंड इफेक्ट, वस्तुओं के बीच में कॉज एंड इफेक्ट बच्चा जानने लगता है। और क्या वह क्या, संक्रामिता, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी बच्चे के अंदर में आ जाती है, जिसको कहते हैं ए बी और सी बी, ये वाला भाव बच्चे के अंदर में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन, यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे नियमीकरण आता है, यहाँ पे सीरिएशन आता है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन आता है, कॉज एंड इफेक्ट आता है, ट्रांजिटिविटी आती है। इसमें जो है एनिमिज्म का भाव दिखाई पड़ता है, इसमें इगोसेंट्रिज्म का भाव दिखाई पड़ता है, इसमें सेंट्रेशन का भाव दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे डिसेंट्रेशन, यहाँ पे एक और भाव आएगा डिसेंट्रेशन, यहाँ पे सेंट्रेशन है, यहाँ पे डिसेंट्रेशन आएगा, डिसेंट्रेशन, सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन दोनों दिखाई पड़ता है, यानी डिसेंट्रेशन, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, रूल फॉर्मेशन, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, कॉज एंड इफेक्ट और ट्रांजिटिविटी, ये जो है ये कंक्रीट ऑपरेशन में दिखाई पड़ता है। वही एब्स्ट्रैक्ट में क्या दिखाई पड़ता है, तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया क्या, यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग, थिंकिंग कौन कौन सी, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर में आती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आती है, हाइपो और डिडक्टिव थिंकिंग आती है, डिडक्टिव थिंकिंग, और क्या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है। और क्या आता है बच्चे के अंदर में, तो बच्चा जो है वह मतलब सोच लगाने लगता है किसके बारे में, तो वह डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी की समझ आ जाती है, डिस्क्रिपेंसीज की समझ बच्चे के अंदर में आ जाती है। और क्या बच्चा जो है वह एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की थिंकिंग करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की थिंकिंग बच्चा करने लगता है। और क्या बच्चा करने लगता है, इसमें जो है वह ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के अंदर में दिखाई देता है, एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म, एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म। तो ये जो है ये अलग अलग प्रकार में, एक ही में, ये यहाँ पे एसएमएस के अलग अलग कारण हैं,
और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाई पड़ती हैं, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, उसमें जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में कह सकते हैं तो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, और इंट्यूटिव स्टेज में तो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में बच्चा जो है पहचान और विभेद करने लगता है, व्हाई और हाउ जैसे रीजनिंग करने लगता है, एनिमिज्म दिखाई पड़ता है और भाषा का विकास होने लगता है। वही बात कर सकते हैं। तो जब हम इंट्यूटिव स्टेज की बात करते हैं तो इंट्यूटिव स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी की भावना आती है बच्चे के अंदर में, इगोसेंट्रिज्म की भावना बच्चे के अंदर में आती है, लैक ऑफ कंजर्वेशन की भावना आती है और सेंट्रेशन की भावना आती है, साथ साथ में रोल प्लेइंग की भावना आती है। वहीं जब हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यहाँ पे सेंट्रेशन था तो यहाँ पे डिसेंट्रेशन आ जाता है, यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन था तो यहाँ पे कंजर्वेशन आ जाता है, यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी होती है तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी की भावना आने लगती है, यहाँ पे रूल फॉर्मेशन करने लगता है, सीरिएशन करने लगता है, क्लासिफिकेशन करने लगता है, कॉज एंड इफेक्ट करने लगता है और ट्रांजिटिविटी का भाव बच्चे के अंदर में आ जाता है। बच्चा जब और आगे बढ़ता है, इससे जब और अवस्था में आगे बढ़ता है, जब 11 से लेकर के 15 वर्ष में आता है तो बच्चे के अंदर में यहाँ पे सारा कंक्रीट सोच होती है इसमें, और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट सोच होने लगती है। तो एब्स्ट्रैक्ट सोच के रूप में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लगती है, लॉजिकल थिंकिंग आने लगती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आने लगती है, डिडक्टिव थिंकिंग आने लगती है। ये सब यहाँ पे डिडक्टिव थिंकिंग है, इसमें अगर इन बच्चों को सिखाना है यहाँ पे इंडक्टिव थिंकिंग आती है। अगर यहाँ पे अगर सिखाना है यहाँ पे इंडक्टिव थिंकिंग, और यहाँ पे अगर सिखाना है, यहाँ पे अगर कराना है तो यहाँ पे बच्चे के अंदर में डिडक्टिव थिंकिंग आती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आती है और डिस्क्रिपेंसी बच्चे की समझ में आती है तथा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बच्चा समझ लेता है और एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म बच्चे के अंदर में दिखाई पड़ता है। इस तरह से आपको एक बोर्ड पे जो है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के रूप में मैंने बताया। अब इसकी जो है अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, यानी इसका मेन टारगेट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता है, सिंबॉलिक थॉट होता है, ऑपरेशनल थॉट या कंप्लीट थॉट होता है और एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है इसका मेन रीजन होता है, उसी के तहत जो है सारी क्रियाएं होती है। यहाँ पे जो है मैंने आपको आज पूरा जो स्टेजेस है, स्टेज मैंने आपको पूरा फिनिश किया। तो यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो हमसे बाद में पूछ सकता है। अगर ये समझ में आ गया हो तो हम चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हम आपके लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ से हम आपके लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। चलिए।